जब तक आप अपना एक्शन चेंज नहीं करोगे, जब तक आप जो 5 साल से करते आ रहे हो वही एक्शन करते रहोगे, हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ आउटकम? हमारी जनरेशन वर्सेस आपकी और जो अब आ रही है, पेशेंस लेवल थोड़ा कम हो रहा है। एंड इन द मिडल ऑफ द सर्जरी, इन फ्रंट ऑफ द मोस्ट सीनियर पर्सन ऑफ द डिपार्टमेंट, वो बस ऐसे आंख उठा के देखते हैं, ऐसे करते हैं, बस उसमें ही काम खराब हो जाता है। तो आईफोन के लिए लोग सवेरे सवेरे लाइन लगा देते हैं कि नया मॉडल आ रहा है। एक तो जंप जो 10th से लेके 11th 12th का है इंडिया में, माय गॉड, मतलब 10th में कुछ नहीं पढ़ाते और 11th 12th में एकदम न्यूटन। आई डोंट नो जितने पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं उनके साथ क्या, बट मैं बहुत लोगों से सुनता हूँ माय सन इज इन 9th, सो कि अभी 9th 10th ठीक है बट 11th 12th मत भेजो स्कूल, बेकार है जाना। Hi everyone, we have Dr. Prince in the house. Dr. Prince is MBBS from AIIMS, national rank holder 141 if I'm not wrong. बिल्कुल। Thank you. Numbers मेरे शौक रहे हैं बचपन से, तो 141 is an important number because it's also a square. No, it's not. 12 का रूट होता है, नहीं होता, 144 होता है। 144 होता है। 144। तो देखिए इसीलिए मैं इंजीनियरिंग में ना जाके बीएससी पे ही रुक गया था। एग्जाम में कुछ ना कुछ ऐसे गलती करके आ ही जाता था और एग्जाम में रीटेक का मौका नहीं मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पूरी प्रिपरेशन के साथ जाएं, जितने ऐसे क्वेश्चंस हैं, स्क्वायर रूट्स और सब पढ़ के जाओ, एग्जाम में मौका नहीं मिलेगा कुछ करने का। वी आर नॉट डूइंग एनी रीटेक बिकॉज वी हैव गॉट अ नाइस लवली live audience also with us. They will ask questions. It's a 20-minute session with Dr. Prince about his MBBS journey. He can ask me questions about मेरी जर्नी क्या रही, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बारे में. I will enjoy it over a cup of coffee. Thank you, Faiz, for providing us the space and cup of coffee. So, Dr. Prince, I also come from a family of doctors, so I will call you Dr. Prince. You have earned it. We don't earn anything. Financially, we earn salaries, but not the degree. तो हाउ डिड योर जर्नी स्टार्ट? आपने कब, कौन सी क्लास में डिसाइड किया कि मेरे को MBBS में जाना है? मेरे अभी के जो बैचमेट्स हैं, मतलब मेरे कॉलेज के और उनके बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो मेरे को बताते हैं कई बार अगर नीट में सीनियर अच्छी रैंक लानी है कि एम्स तक पहुंचो या कोई अच्छे कॉलेज तक जाओ, तो 6th 7th 8th में करनी पड़ती है तैयारी। आपकी क्या स्टोरी थी? ऑब्वियसली सी टाइम चेंज हो गया है। मैंने बैक इन 2018 स्टार्ट किया था, प्रिपरेशन 16 में स्टार्ट किया था पहली बार। तो तब क्या होता था और अब क्या होता है में काफ़ी डिफरेंस है। मेरे टाइम पे 15 लाख लोग, 12 to 15 लाख लोग देते थे ये एग्ज़ाम, अभी 20 लाख पहुंच गया है नंबर। सो सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है इसके अंदर। सोशल मीडिया का पेनिट्रेशन बढ़ गया है, जितनी अवेयरनेस हमारे टाइम पे थी, लाइक आई एम फ्रॉम द टाइम जब जियो आया था, जब हम इंटरेक्ट किया था हमने इंटरनेट से। आई डिड नॉट हैव माई पर्सनल फ़ोन। अभी स्टूडेंट्स आर अवेयर, पेरेंट्स आर अवेयर, द सोसाइटीज़ इन जनरल मोर अवेयर देन एवर। तो इससे कंपटीशन बढ़ता है। कंपटीशन से क्या बढ़ेगा, मतलब यू नीड मोर टाइम टू प्रिपेयर एंड फाइट दैट कंपटीशन। तो मैं अपना पर्सनल बता सकता हूँ, एंड देन आज का क्या हो रहा है वो तो सब जानते ही हैं। सो ऑल ऑफ दिस स्टार्टेड वे बैक इन 2016 इटसेल्फ। मैंने अपनी 10th कंप्लीट करी थी 2016 के अंदर। यस, 2016 के अंदर 10th कंप्लीट करी थी। माय ग्रैंडफादर पास्ड अवे। आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज इन बुलंदशहर। सो बुलंदशहर मैं मेंशन कर रहा था इससे पहले, मैं बुलंदशहर से भी नहीं हूँ। बुलंदशहर के अंदर भी एक बहुत छोटा सा गांव है जिसका नाम जाडौल है। जाडौल, मेरे दादाजी बताते थे, वो जाड़ा बहुत लगता है वहाँ, जाड़ा मतलब सर्दी तो इसलिए वहाँ पे जाडौल उसका नाम है। सो इट्स सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल ट्रीज एंड ऑल। इट्स अ नॉन इंडस्ट्रियल स्पेस, इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। तो कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, तो बहुत नेचुरल दिखता है। उसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट और बहुत सारी और दूसरी चीज़ें आती हैं जब इंडस्ट्रीज नहीं होती। सो इसकी वजह से हमारे गांव में कोई डॉक्टर नहीं था। देयर वाज एब्सोल्युटली नो वन, नो नर्सेज, नो डॉक्टर्स। एक स्कूल था 5th क्लास तक का, एंड दैट वाज ऑल। सो माय फादर स्टडीड फ्रॉम देयर एंड ही मूव टू मेरठ। मेरठ में यू नो एजुकेशनल हब है यूपी का सबसे पहला। तो पिताजी ने काफ़ी अच्छी एजुकेशन मिल गई, इसके चक्कर में मैं भी थोड़ा पढ़ लिख लिया, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती। सो कमिंग बैक टू द ओरिजिनल थिंग, बैक इन 10th माय ग्रैंडफादर पास्ड अवे। ही हैड दिस प्रॉब्लम ऑफ एम्फाइसीमा, in case you have heard of. नहीं, COPD.
चलो नहीं कोई बात ये यहाँ पे आप और गौरव को छोड़ के कोई डॉक्टर सिगरेट नहीं- स्मोकिंग से जो प्रॉब्लम होती है, दमे की बीमारी जिसे बोलते हैं, दमा तो शायद अस्थमा होता है, हाँ। अस्थमा नहीं, सीओपीडी नाम से एक बीमारी होती है इन विच बेसिकली स्मोकिंग ट्रिगर्ड लंग इन्फेक्शन एक तरह से, लंग इन्फेक्शन, लंग डिस्ट्रक्शन लंग डिस्ट्रक्शन जो होता है ना, टार जो करके हाँ, दिखाते हैं, हाँ, वही हाँ। वाला टार। सो वो मुकेश का एक ऐड आता है जो मूवीज वही, के वही, लिए। वही। हाँ सो उससे होता क्या है कि देयर इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, एंड ये चीज सीजनल और ज्यादा प्रॉब्लम करती है। तो हुआ एक सर्दी का टाइम था, एंड ही हैड दैट एपिसोड एंड देयर वाज एब्सोल्युटली नो वन नियर बाय, एंड ही पास्ड अवे। सो वेरी वेरी डिफिकल्ट। हम निकले भी गुड़गांव से, सो आई हैव लिव्ड इन गुड़गांव मोस्ट ऑफ क्या ऑल ऑफ माई लाइफ, मतलब आई हैव बीन रेज्ड देयर, एजुकेटेड देयर। निकले गुड़गांव से बट पहुंच नहीं पाए, ऑब्वियसली इट्स 150 किलोमीटर्स 200 किलोमीटर्स अवे। सो तब आई रियलाइज्ड यार, मतलब क्या है ये, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एजुकेशन इफ यू कांट गेट एन ऑक्सीजन सिलेंडर टू अ डोर स्टेप। अगर वहाँ पे एक नर्स भी होती, अब मुझे लगता है, तब तो मैं सिर्फ डॉक्टर सोचता था कि अगर वहाँ एक नर्स भी होती अच्छी, देन ऑल्सो ही वुड हैव सर्वाइव्ड इजीली। एनीवेज, सो दैट वाज माय इंटरेक्शन with death, interaction with substandard healthcare, interaction with importance of education. These three things I interacted very closely तब उस time पे। तो then we decided, so I had, my father is a mathematics professor, very very difficult to live in my house because आई जस्ट होप ही डजंट सी दिस कि 141 का आपने जो स्क्वायर रूट का किया। हाँ 144 I was close, he'll be happy। राउंडिंग ऑफ में। आके यहाँ पहुँच गया, बड़ी बात है। So my mother is a librarian and father is a mathematician, so very deadly combination। पापा बोलते थे ये किताब अच्छी है, अगले दिन घर आ जाती थी कि अच्छा ये अच्छी है लो। एंड घर पे अंबार लगता रहता था, मैं कहा पढ़ने तो दो, रुक जाओ। So with this background I had no clue कि MBBS में कैसे जाते हैं। स्लोली कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि MBBS की तैयारी कैसे स्टार्ट करी। फादर हैड डिसाइडेड, लाइक मोस्ट ऑफ फादर्स डू, कि इंजीनियरिंग इज द वे फॉर यू। जिस यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर हैं, वो एक्सचेंज प्रोग्राम्स के लिए बहुत जानी जाती है कि 4 साल की डिग्री होती है, 2 साल हम यहाँ पढ़ेंगे, 2 साल आप US जाएंगे एंड देन यू विल सेटल देयर। प्लान्स वर वेरी सॉर्टेड, बट थिंग्स took the turns, and then I took biology along with mathematics in 11th standard। एंड या फिर मेरा JEE भी क्लियर हुआ, मेरा नीट भी क्लियर हुआ, मेरा एम्स भी क्लियर हुआ, सारे एग्जाम्स क्लियर हुए। एंड देन आई डिसाइडेड, जब एम्स क्लियर हुआ आई वाज लाइक कि बाकी सारी चीज़ें थोड़ी, मतलब एम्स का कंपटीशन अलग लेवल का था, बाकी चीज़ें मिल जाती हैं, एम्स के डॉक्टर्स नहीं मिलते। हाँ। लाइक थोड़ी सी वर्ड नहीं, मैं आई डोंट नो आप लोग कितनों को जानते हैं, मैं एक किस्सा सुना था हमारे टाइम में, और मैं पहली बार कोई दूसरा जना मिल रहा हूँ, एंड आई डिडंट नो दिस, जिसने नीट और एम्स तो खैर चलो ठीक है, बट नीट NIT JEE दोनों क्रैक किया हो। मेरे पास 11th-12th में मैथ्स बायो था, एंड उस समय जोधपुर में 1-2 स्कूल होते थे KV के साइड पे, जिनके पास 11th-12th में भी CBSE होती थी, तो हम को वहाँ गया था। एंड जिन ने हम में से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो PCMB लिया था, या तो वो मैथ्स में ठीक हो पाते थे या बायो में, और दूसरे में सिर्फ पासिंग मार्क्स टाइप आ पाते थे कि चलो हिंदी से बेटर मार्क्स आ जाएंगे, ये सोच के हम दूसरा सब्जेक्ट लेते थे। बट क्रैकिंग बोथ, आई डिडंट नो दिस टिल नाउ। अच्छा, बट हर बार बैठो बात करो तो कुछ नई चीज़ पता चलती है। सॉरी प्लीज। हाँ, तो आई वॉज कंटिन्यूइंग, तो देन आई डिसाइडेड, तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन अगेन, कि 10th स्टैंडर्ड जब होने वाला था, जनवरी का महीना रहता है ना, मार्च में फाइनल एग्जाम होते हैं, दैट इज व्हेन आकाश वॉज द इंस्टीट्यूट बैक इन गुड़गांव। अभी तो वो बंद हो गया, जहाँ से मैंने पढ़ाई करी थी वो इंस्टीट्यूट ही बंद हो गया है। तो उन लोगों का वो होता है एंट्रेंस, एक नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट। सो यूजुअली जो स्टूडेंट्स पढ़ते थे उस टाइम पे भी वो टेस्ट दे के स्कॉलरशिप लेते थे एंड देन स्टार्ट करते थे। आई वॉज इतना पीछे कि मुझे वो टेस्ट देने का भी मौका नहीं मिला। मैं तो डायरेक्टली जाके एडमिशन के लिए गिड़गिड़ाया था, प्लीज़ फीस थोड़ी कम कर दो एंड लेट अस स्टार्ट। तो दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड 11th के स्टार्ट में। उससे पहले आई हैड नो क्लू। उससे पहले बढ़िया मैंने स्कूल में सब कुछ किया है जो कोई कर सकता है, डांस, ड्रामा, म्यूज़िक, इसके अलावा एक्टिंग, डिबेटिंग, टीचर्स को परेशान करना, सब किया है सब। सो स्कूल लाइफ वाज अमेजिंग टिल 10th। 11th में देन थिंग्स गॉट सीरियस एंड 11th में आई स्टार्टेड। सो 11th में भी आई वाज नॉट अ नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट। यूजुअली दिस इज़ अ वेरी ह्यूज मिथ कि बच्चे को घर पे बिठा लो 11th-12th में और बच्चे को बोलो पढ़ो। आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट दिस, क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो पाती है। एक बार आप घर बैठ जाओ, वी हैव
हमारे एम्स में भी मेरे जितने बैचमेट्स हैं 70-80% वुड बी जो 11th-12th में घर बैठ के पढ़ाई कर रही हैं। उनकी पर्सनालिटी अगर आप देख लोगे एंड मेरी देख लोगे, इट्स मतलब पोल्स अपार्ट। क्यों? फ्रेंड्स नहीं होते 11th-12th के अंदर। वंस यू सिट बैक होम, फ्रेंड्स नहीं होते, कॉम्पिटिटर बहुत होते हैं। सो यू बिकम हाइपर कॉम्पिटिटिव इन योर माइंड थ्रू आउट योर लाइफ। वो नोट्स नहीं दिखाऊंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर वो बहुत अजीब सी पर्सनालिटी बन जाते हैं। कॉलेज लाइफ भी बड़ी ख़राब सी निकलती है उन लोगों की। सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप स्कूल भी कीजिए साथ में आप अगर तैयारी करना चाहते हैं किसी इंस्टीट्यूट से, आप वो भी ज्वाइन कीजिए, एंड दोनों साथ में पॉसिबल है। एंड एन एग्जाम्पल इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आई क्लियर्ड ऑल दीज एग्जाम्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सारे ही एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में थे। मैं सुबह 6:30 बजे उठता था, फिर स्कूल जाता था, 3 बजे वापस आता था, फिर दूसरे इंस्टीट्यूट जाता था, एंड दिस वाज अ साइकिल फॉर 2 years। मुश्किल है, बट इट्स पॉसिबल। दैट नहीं, दिस इज सो इम्पोर्टेंट बिकॉज आई डोंट नो जितने पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं उनके साथ क्या, बट मैं बहुत लोगों से सुनता हूँ, माय सन इज इन 9th, सो कि अभी 9th-10th ठीक है, बट 11th-12th मत भेजो स्कूल, बेकार है जाना। बट थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। एग्जैक्टली। नहीं, उस समय अगर मैं 6-7 साल पहले वाले प्रिंस से पूछोगे, आई वॉज नॉट हैप्पी विद दिस। आप सोच के देखो, उस बच्चे का स्केड्यूल 16 साल का ही था शायद, मैं 15 या 16 का, परेशान, सुबह निकल रहा है बस्ता टांग के, और रात को 1 बजे घर में आ रहा है, फिर सुबह 6 बजे उठ के निकल जा रहा है। इट्स वॉज हेक्टिक, वेरी हेक्टिक, बट इट्स वर्थ इट। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। एक कोट है जो मैंने सुना, आई वुड लव योर टेक ऑन इट। सॉरी फॉर डाइग्रेसिंग, लाइक मुझे लग रहा है कि फ्लूइड कन्वर्सेशन ज्यादा बेटर रहेगा कि difficult times make strong men, strong men make easy times, and easy times make weak men, and weak men make difficult times, and this loop carries on. So what is your take on this? Do you think this is relevant? एक्चुअली रेलिवेंट तो हर कोट हो ही जाता है, बट इसको मैं इस तरह से देखूंगा, जो मैं एंड विद माय नॉलेज दैट आई हैव internationally, if I place, this is actually a economy cycle. Absolutely. The hard-working US is gone, or any other developed market, and there's a lazy generation that comes जिनको easily serve हो रहा है, और उसके बाद एक और generation आती है जिनको और easy मिलता है, but वहाँ पे depreciate बहुत हो जाता है उनका asset because growth खत्म हो जाती है। So India, I think, is at that cusp जहाँ पे हमारे forefathers ने बहुत hard work किया, Absolutely. बट उनको रिजल्ट्स नहीं मिले, बट उन्होंने फाउंडेशन बना दी थी हमारी जनरेशन के लिए। एंड हियर आई वुड से बोथ ऑफ अस आर फ्रॉम डिफरेंट जनरेशंस, बिकॉज आई बिलोंग टू द जनरेशन जहाँ पे मोबाइल्स और फोन्स ही नहीं होते थे। सो व्हेन वी वर इन क्लास 9th, 10th, 11th, 12th, नॉट एवरीवन इन माय स्कूल हैड अ फोन। सो जोधपुर में टेलीफोन कनेक्शन जो जोधपुर में रहे उस टाइम उनको ध्यान होगा, कुछ कुछ घरों में होते थे, और वो पड़ोसियों के घर से मिलाते थे लैंडलाइन। My father is a doctor. When he came to Jodhpur, being a doctor, वो प्रायोरिटी PNT एक होता था डिपार्टमेंट, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट, तो PNT प्रायोरिटी देता था डॉक्टर्स को कि MGH में ही इज़ दी सीनियर डॉक्टर, तो फ़ोन आना होगा, पेशेंट इमरजेंसी एंड एवरीथिंग। तब 89 में हम आए, और 92 3 साल लगे थे प्रायोरिटी पे लैंडलाइन लगने में। आज की जनरेशन को आप बोलिए 3 साल वेट करो मोबाइल के लिए, तो वो तो 3 दिन ना वेट करे। सिम घर आती है सर, कॉल करो। आईफोन के लिए लोग सवेरे सवेरे लाइन लगा देते हैं कि नया मॉडल आ रहा है। अभी गूगल पिक्सल 10 लॉन्च शायद हुआ भी नहीं है, और मेरे बेटे की नज़र उसको मिल नहीं रहा है, वो अलग स्टोरी है, बट उसकी नज़र अभी भी पड़ी हुई है कि क्या आएगा उसमें, क्या स्पेसिफिकेशन होंगे, उसको सब कुछ जानना है। तो आपके सॉरी वापस डाइग्रेसिंग, बट आई थिंक इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एजुकेशन। हमारी जनरेशन वर्सेस आपकी, और जो अब आ रही है, पेशेंस लेवल थोड़ा कम हो रहा है, बिकॉज उनको बहुत आसानी से मिल रहा है। आज 1990 की बात है, व्हेन आई स्टडीड इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड नायर मैम वाज आवर टीचर, सचिन में रिमेंबर, एंड हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन जब पढ़ा था, तो हमारे को लाइब्रेरी में जाके किताबें ढूंढ के, फिर वो हमारे सर होते थे, वो कहते थे, ये तो सचिन का एग्जाम्पल लूँगी, सचिन ले गया है, अब 1 हफ्ते बाद आएगी लाइब्रेरी में, तो आप 1 हफ्ते तक वेट करते थे उस किताब के लिए। आज या आपकी जनरेशन तक ये हो गया था कि गूगल पे सर्च कर लो, तो आपको लाइब्रेरी नहीं जाना पड़ता था, आपको काफ़ी सारी चीज़ें गूगल पे या डिजिटल बुक्स मिल गई थी। अभी जो जनरेशन आ रही है, व्हाट्स योर नेम चाइल्ड? ईशान की जनरेशन, मेरे बेटे की जनरेशन इज एट दैट लेवल, जो उनको गूगल पे भी नहीं जाना है, वो चैट जीपीटी पे बोलते हैं राइट मी अ 1500 नोट ऑन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो पेशेंस था
वो खत्म हो रहा है, बट उनको डिटेल उतना अच्छा मिल रहा है जो शायद हम ना बना पाए. सो आई थिंक व्हाट दिस जनरेशन इज गेटिंग इज वे मोर डेटा. एंड आई थिंक ये शायद आपसे या किसी और से मेरी लास्ट 3-4 दिन में बात हो रही थी, नहीं आई रिमेंबर किसी और से बात हो रही थी कि हमारे टाइम पे जो भी होती थी वो सिग्नल होता था, अभी नॉइज प्लस सिग्नल है. तो यू हैव टू फिल्टर सो मच आउट ऑफ दैट नॉइज टू गेट द राइट सिग्नल. बस हमारे टाइम पे अगेन अगर मैं नॉइज और सिग्नल की बात करूँ तो सिर्फ वो 1200 मेगाहर्ट्ज या जो भी होता था उस पर विविध भारती आकाशवाणी आता था. वी यूज टू वेट कि मंडे को 8 बजे अमीन सयानी साहब आएंगे, सिबाका संगीतमाला आएगा, टॉप 14 मेरे नोट्स बनते थे कि पिछली बार दिलवाले दुल्हनिया की ये से रैंक थी. आई थिंक आप हमारी जनरेशन में कई लोगों ने वो रैंक्स वैंक्स याद करते थे. बहुत बढ़िया. ये गाने का 25 हफ्ते हो गए तो फिर वो सरताज बिगुल बजता था कि अब नहीं आएगा. एंड वी यूज्ड टू अरे यार अब ये गाना कैसे सुनेंगे, बिकॉज गाना सुनने के लिए कोई स्पॉटिफाई नहीं था. वी हैड टू वेट फॉर अ वीक टू लिसन टू अ सॉन्ग. अगर हमारे को गाना देखना होता था तो चित्रहार आता था, वो वेंसडे और फ्राइडे आता था. वेंसडे को पुराने गाने, फ्राइडे को नए गाने. तो आप वेट करते थे 8:30 बजे या 8 बजे जो भी चित्रहार आएगा आपको एक बार मिलेगा. देयर वाज अ मूवी कॉल्ड विश्वात्मा दैट हैड कम. अगेन पीपल ऑफ आवर जनरेशन वुड रिमेंबर, यहाँ कल्पतरू में लगी थी और लोग सिर्फ पहले 15 मिनट के लिए जाते थे क्योंकि 7 समंदर पार एक गाना था, देखना था और कोई ऑप्शन नहीं है देखने का या सुनने का. तो आप मूवी टिकट लोगे और मूवी हॉल आधे से ज़्यादा खाली हो जाता था जब वो गाना खत्म होता था. तो उस तरह की जनरेशन से आ रहे हैं जब हमारे को स्कैसिटी बहुत थी एंड वी हैड टू पिक एंड चूज. सो एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एजुकेशन ऑल्सो. अगर ईशान को सारी चीज़ें मिल जाएं ना, हाउ डज ही नो कि कौन सी चीज़. जैसे आपने अपने फादर का बताया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था लाइब्रेरी का. आपको बहुत बुक्स मिल रही हैं, अब आप हाउ डू यू चूज आउट ऑफ दोज 100 हाउ टू रीड, विच टू रीड. तो व्हाट आर योर आंसर्स कि कैसे, अगर बिकॉज नाउ आई डिडंट नो अबाउट योर जेई क्रैकिंग, बट अगर जेई भी क्रैक किया है, देयर इज समवन हु इज वांटिंग टू अंडरस्टैंड अबाउट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या कुछ ऐसा, तो हाउ डू यू चूज द राइट बुक, व्हाट डिड यू डू? So maths was pretty sorted. My father is himself an author of books. तो उनकी बुक्स हैं, वो इंजीनियरिंग की बुक्स लिखते हैं बट वो काफ़ी सिमिलर होती हैं टू 12th 11th 12th में. एक तो जंप जो 10th से लेके 11th 12th का है इंडिया में, माय गॉड. मतलब 10th में कुछ नहीं पढ़ाते और 11th 12th में एकदम न्यूटन बिल्कुल कि भी हम बता देंगे कि बल्ला ऐसे घुमाओगे तो कैसे गेंद जाएगी, किस एंगल पे जाएगी, कितनी तेज जाएगी, सब बता दोगे 11th 12th. 10th में मतलब कैमरा है, मैं शब्दों का चयन कर रहा हूँ 10th में. पर 10th में बेसिकली मैं ऐसे बोलूँ कि अगर किसी को पता हो कि 11th 12th में क्या रहा है तो शायद वो साइंस ले भी ना. एग्जैक्टली. मे बी ऐसा हो सकता था. एटलीस्ट हमारे बैच में तो किसी को भी नहीं पता था क्या आने वाला था 11th में. और हमारे टाइम में एक और सीबीएसई ने क्या गलती करी थी, अब उन्होंने जानबूझ के किया, हमारे को सताया पता नहीं. कैलकुलस मैथ्स में 12th में था और फिजिक्स में 11th में था. तो आपको एक्चुअली कैलकुलस मैथ्स में आ जाना चाहिए पहले, जब आप फिजिक्स में डालो उससे पहले. बट हाँ, तो 11th 12th की मैथ्स इज सुपर टफ. साइंस ओवरऑल एक्चुअली. 11th 12th was super tough. So the other 3 subjects got sorted with the institute I was studying with. फिजिक्स वहाँ पढ़ता था, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आई यूज्ड टू स्टडी देयर. मैथमेटिक्स के लिए माय फादर वाज अ पर्सनल ट्यूटर, तो इट्स एन एडेड बेनिफिट. ऑब्वियसली सबके पास नहीं होता है वो सिनेरियो. बट मतलब नाउ दैट आई रिमेंबर, पापा से पढ़ने में मज़ा नहीं आता था बिकॉज वी आर वेरी स्ट्रिक्ट विद योर ओन किड्स. आई हैव सीन हिम टीच दूसरों के बच्चों को एंड ही इज़ वेरी वेरी पोलाइट कि बेटा ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे देखो मैं दिखाता हूँ. एंड टू मी हुआ नहीं अब तक नहीं हुआ, कैसे कर रहे, कब से सिखा रहा हूँ, हो नहीं रहा है. सो इट वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग टू हैव योर ओन फादर एज योर टीचर बिकॉज यू कैन नेवर मैच द एक्सपेक्टेशंस. कितना ही कर लो, और हो सकता है उनके एब्सेंस में फिर भी क्वेश्चन सही हो जाए. बट अगर वो सर पे खड़े हैं तो मजाल है कि क्वेश्चन सही हो जाए. So it's very similar to what happens when you are assisting a senior surgeon in hospital. So you wear these gloves. Surgeons. तो surgeons होते हैं. Let's talk about the operation theater ones. तो एक होते हैं प्रोफेसर्स, एम्स में बताते हैं. प्रोफेसर्स आर they are the tigers or the lions. When they enter, everyone is shut. They zip their mouths and they are absolutely terrified. पता नहीं क्यों. There's no reason for it. ऐसा नहीं है कि वो मारते हैं या वो डांटते हैं, बस you are automatically very very scared. Then you have senior residents, the other faculties, and then you have the just
सीनियर वाले लोग, तो इनके साथ काम करना ही ओके, जो 5 साल 4 साल आपसे बड़े हैं, ये सिखाते हैं, करते हैं, यू आर वेरी चिल, तो आराम से ग्लव के अंदर चली जाती है। सो आपने देखे वो ग्लव्स, रबड़ के ग्लव्स होते हैं जो ऑपरेशंस के वक्त पहनते हैं। एंड एक बार अगर कोई प्रोफेसर बोल दे, सो देयर इज दिस प्रोसीजर कॉल्ड स्क्रब इन व्हेन इन द ऑपरेशन थिएटर। सो एक होता है कि आप नॉर्मल कपड़ों में खड़े हैं और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड आप किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकते। लकी डेज पर प्रोफेसर्स आपको हेल्प करने के लिए मौका देते हैं कि कम स्क्रब इन। तो स्क्रब इन में यू वॉश, जो भी आपने देखा होगा, बहुत सारी जगह दिखाते हैं, आप वो पहनते हो, ग्लव्स पहनते हो, गाउन पहनते हो, कैप पहनते हो, सब पहनते हो, देन यू रीच देयर। तो ग्लव पहनना लास्ट स्टेप होता है, बिकॉज दैट इज द मोस्ट स्टेराइल प्रोसीजर। तो लास्ट स्टेप, बाकी सब तो प्रोफेसर के पीछे कर लिया, पीठ पीछे, कुछ नहीं हुआ। लास्ट स्टेप है उनके सामने होता है वो, तो वो एक उंगली कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, वो ग्लव में हाथ नहीं जाता है। एंड इन द मिडल ऑफ द सर्जरी, इन फ्रंट ऑफ द मोस्ट सीनियर पर्सन ऑफ द डिपार्टमेंट, वो बस ऐसे आंख उठा के देखते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, बस उसमें ही काम खराब हो जाता है। तो दिस इज वेरी सिमिलर टू व्हाट यूज्ड टू हैपन व्हेन माय फादर यूज्ड टू टीच मी मैथमेटिक्स, कि पापा के सामने हमेशा क्वेश्चन गलत। उसके बावजूद यू क्रैक जेई। तो दैट वाज पॉसिबल मोस्ट importantly because my physics and my chemistry was through the roof. Everything I used to practice really well. Maths में अच्छा ना स्कोर नहीं था, I'll be very honest. Maths में नहीं बताओ, it was enough to clear the exam, but आप बोलोगे क्या मैं मैथमेटिशियन था? नहीं, मैं मुश्किल से 30 दिन पूरे 2 साल में 30 दिन पढ़ाऊंगा मैथ्स। क्लियर करना भी आई एम श्योर फॉर एवरीवन, मैंने नहीं किया इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्लियरिंग मार्क्स लाना, ठीक है, वहाँ नहीं, वो भी एक आर्ट है जेई के क्लियरिंग मार्क्स। रैंक, आई वाज गेटिंग NIT एंड स्टफ, तो रैंक अच्छा था। हाँ, बट इफ यू आर डूइंग इनफ इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, अच्छा रैंक आ जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको तीनों में ही महारत हासिल। देयर आर सम यंग स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड पीपल हु विल बी वाचिंग, तीनों में किस तरीके से, अगर PCM या PCB कोई ले रहा है, दोनों तो नहीं ले सकते, तो अपन छोड़ देते हैं आम इंसान के लिए, हाँ। दोनों अगर एक कोई ले रहा है तो कितने कितने घंटे हिसाब से आपको स्प्लिट करना चाहिए बिटवीन द थ्री? फिजिक्स पे ज़्यादा रहे, केमिस्ट्री, या तीनों बराबर रहे, या क्या? इसमें घंटों पे जाने के बजाय सबसे पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस what we actually do with our own startup. So we provide personalized learning to people. Now coming back to this person and this person can't be same. Correct. You, me, them, they can't be same. Correct. Hours change हो जाएंगे, everything will change because attention spans अलग है, बिल्कुल, कैप्चर करने की probability अलग है, speed अलग है, everything is different. तो अगर मैं एक blanket number दे दूं, that would be really unfair. मैं ये बता सकता हूँ कि मुझे कितना टाइम लगता था, that is one thing I can do. The second thing I can suggest, that is the best we can do. So मुझे कितना टाइम लगता था, so let us take physics, chemistry and biology because मतलब मेरा उस पे हक है, मेरा मैथ्स पे हक नहीं है वो हक मैंने छोड़ दिया है। तो फिजिक्स इज़ अ सब्जेक्ट जिसके लिए आपको बहुत एक्टिव ब्रेन चाहिए, मतलब बहुत फ्रेश ब्रेन इज़ रिक्वायर्ड। तो दैट आई यूज्ड टू डू इन मॉर्निंग, मतलब उठने के बाद रूटीन बन जाता है धीरे धीरे, व्हेन यू हैव दैट रूटीन बन जाता है। ऑन डेज व्हेन आई डिड नॉट हैव स्कूल, तो उस दिन आई यूज्ड टू डू फिजिक्स इन द मॉर्निंग बिकॉज स्कूल के लिए मुझे जल्दी उठना पड़ता था। फिजिक्स टेक्स योर मैक्सिमम कैपेसिटी, followed by chemistry and followed by biology is a easy read. I am assuming, so this is an assumption कि biology आपको already पसंद है. If you're taking PCMB, most likely biology is your favorite subject. That is usually what तभी happens. आपने बायो लिया। Exactly. enough. मतलब कोई जबरदस्ती डॉक्टर नहीं बनो, मतलब प्लीज मत बनो, बहुत लोगों की लाइफ के साथ खिलवाड़ हो जाएगा तो अगर बायोलॉजी पसंद है, एनाटॉमी वगैरह पसंद है कि अंदर क्या चीज़ें हैं, तो ही चूज करो, डोंट गो फॉर इट। अदरवाइज STEM जो स्टेम ब्रांचेज हैं, दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो शायद आज की डेट में आई विल चूज इंजीनियरिंग ओवर बिकमिंग अ डॉक्टर। मतलब बहुत फैसिनेटिंग लगता है मुझे, उतना नॉलेज नहीं था। अगेन कमिंग बैक, physics takes your maximum bandwidth, then chemistry, then biology. Biology is a easy read. रात को सोने से पहले you can give it a read. Now एक important चीज़ is जिसको मैं टाइम चुराना बोलता हूँ हिंदी में, कि टाइम मिलता नहीं है चीज़ों के लिए, टाइम चुराना पड़ता है आफ्टर अ पॉइंट। इफ दैट थिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, you'll have to snatch time from existing life. Correct. तो I used to travel for 1.5 hours from my house to school. My school was in वसंत कुंज, दिल्ली।
तो 1.5 घंटा लगता था मुझे गुड़गांव से दिल्ली जाने में, पता नहीं क्यों हुआ था ये, बट हो गया था, माई स्कूल वॉज इन दिल्ली। सो 1.5 घंटा कैसे यूटिलाइज हो, दैट वॉज अ ह्यूज पोटेंशियल राइट देयर कि 1.5 घंटा मैं आराम से लेट के जाता हूँ, सो के जाता हूँ, लेट मी डू समथिंग। सो व्हाट आई डिड, मैंने सोचा कि मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ फिजिक्स के क्वेश्चंस, बट वो वैन हिलती थी, आई यूज्ड टू ट्रैवल इन अ वैन, तो वैन हिलती है, यू कैन राइट। तो नेक्स्ट थिंग, अच्छा और क्या कर सकते हैं, तो देन आई केम अप विद एन आइडिया, यू हैव द पॉइंट ऑफ टेलिंग दिस स्टोरीज, यू हैव टू build up your own ways to save time, to snatch time from life. तो केमिस्ट्री में एक वो होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ पीपल वुड बी नोइंग। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें याद करने की होती हैं, रटना पड़ता है, ऐसा बोलते हैं लोग, और एक्सेप्शंस बहुत सारे होते हैं कि जितना तो नॉर्मल नहीं होता उससे ज़्यादा एक्सेप्शन होता है। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज नोट्स बना लिए, एंड व्हाइल आई यूज्ड टू रिवाइज, आई यूज्ड टू पुट द रिकॉर्डर ऑन. Oh. And I used to record everything, voice record everything, whatever the notes are there in a voice format. And then, so it was that डब्बा फोन. डब्बा फोन में ही रिकॉर्डिंग का ऑप्शन था, थैंक गॉड. थैंक यू. मेरे दिमाग में वॉकमैन आया था, क्योंकि हमारे टाइम रिकॉर्डिंग के लिए वैसे ही करना पड़ता. हाँ, डब्बा फोन. तो डब्बा फोन, तो डब्बा फोन विद वायर. तो डब्बा फोन रिकॉर्डेड, सुबह वैन आई, अपना बड़ा प्लग किया 3.5 mm जैक, एंड सस्ते से ईयरफोन के साथ पूरा 1.5 घंटा पूरा केमिस्ट्री रिवाइज हो जाता था. बाय द एंड ऑफ माय 12th आई यूज्ड टू रिवाइज एंटायर केमिस्ट्री, 1.5 घंटा आना में, 1.5 घंटा जाना में, कंप्लीट. उसके अलावा केमिस्ट्री पढ़ना ही छोड़ दिया था. वाह. सो दिस वाज इनऑर्गेनिक. ऑब्वियसली ऑर्गेनिक के लिए आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस चाहिए. अगेन, सो दिस माइट नॉट बी रेलिवेंट फॉर यू, क्योंकि शायद आपका स्कूल पास में है, मे बी, but you have to devise your own mechanisms if you are studying for a competitive exam to snatch time from life. नहीं तो मामा की शादी, चाचा की दहेज, कुछ ना कुछ चलता रहता है लाइफ के अंदर. you have to manage that. दिस इज सच ए इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज ये पढ़ाई के लिए नहीं, मैं हर तरफ बोलता हूँ कि द पुअरेस्ट मैन एंड द रिचेस्ट मैन के बीच में कॉमन क्या है कि 24 घंटे हैं. Exactly. कितना भी आप बड़े बन जाओ या नहीं सक्सेसफुल हो, टाइम आपके पास वही रहेगा. Exactly. हाउ डू यू यूटिलाइज दोज 24 hours is what defines whether you will be a successful person or not. Absolutely, totally. एक और चीज़ जो मैं अपने टाइम को याद करा, एंड क्रेडिट गोज टू माय टीचर्स, उन्होंने भी एक चीज़ बोली थी, एंड आपका उस पर क्या थॉट है, यू टेल मी. अगर आपको पता है कि एग्ज़ाम सवेरे 7:30 से 10:30 हो रहा है, वो आपको पहले पता चल जाता है किस समय एग्जाम्स होंगे, तो स्टार्ट स्टडीइंग और गिविंग योर प्रिपरेटरी एग्जाम्स उसी समय. Absolutely. So as a doctor मैं इसमें थोड़ा और jargon मिक्स करता हूँ ताकि मैं थोड़ा इंटेलेक्चुअल लगूँ. So it's रैंक को छोड़ के भी ज़रूरत है इंटेलेक्चुअल दिखने की. यस, एग्जैक्टली. तो बायोलॉजिकल क्लॉक, नॉर्मल भाषा में बात करते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक नाम की चीज़ होती है बॉडी की. देयर इज दिस हार्मोन मेलानिन जो कि रेगुलेट करता है इस चीज़ को. मेलानिन नहीं, सॉरी, कौन सी दवाई खाते हैं ना लोग आजकल, मैं कौन सी दवाइयाँ बताऊँ, अभी तो बहुत सारी. नींद के लिए लोग दवाइयाँ खाते हैं, वो नाम भूल गया, कोई बात. पीनियल ग्लैंड नाम का एक ग्लैंड होता है जो हार्मोन सिक्रीट करता है, उसकी वजह से हमारी स्लीप साइकिल और दिनचर्या पूरा उससे डिफाइन हो जाता है. अब होता क्या है, बॉडी को आदत पड़ जाती है. मतलब आप सब अडल्ट्स हैं, आई एम श्योर के सुबह की चाय नहीं मिली तो चिड़चिड़े हो गए टाइप सब लोग हैं. एक सेकंड प्रिंस, मैं आपको पॉज करूंगा. सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई थिंक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम करें, मैथ्स हो, साइंस हो, सीए हो, हाँ, ये वाली चीज UPSC कोई भी मिस नहीं करनी चाहिए. यूपीएससी भी, so, कोई भी चीज हो, इस पे वेरी इंपॉर्टेंट. So and again this was not my I was fortunate enough to have really good teachers जिन्होंने मुझे सिखाया था. my zoology teacher प्रफुल्ल सर, will take his name. तो उन्होंने बताया था ये चीज़ कि when you give the main exam that should be at least your 500th exam. मतलब this is the target he gave me कि वो 500वां एग्जाम होना चाहिए. पहली बात तो जो तुम दे रहे हो, और वो 500वां एग्जाम एग्जैक्टली सेम कंडीशंस में होना चाहिए. सेम कंडीशंस मतलब सेम कपड़े पहने हैं, सेम नहाए हैं, सेम ब्रेकफास्ट किया है, सेम टाइम पे हो रहा है, एब्सोल्युटली सेम पेन है, सेम पेन. अच्छा, हमारे टाइम पे लिख रहे होते आप लोग लिख रहे होते थे, अब था. एमसीक्यूज होते हैं. हाँ, तो वी कैन कंपेयर ओएमआर शीट से कंपेयर कर लेते हैं कि ऐसा नहीं कि ये आप प्रैक्टिस बिना ओएमआर के कर रहे हो, फाइनल एग्जाम में ओएमआर आ रहा है. एब्सोल्युटली एवरीथिंग हैज टू बी द सेम. वहाँ पे इन्विजिलेटर है तो आस्क योर मदर टू बी इन्विजिलेटर, ये थोड़ा ज़्यादा आस्क हो गया था. तो उनका ये कहना था कि ऐसा होना चाहिए कि आस्क वन ऑफ योर सिबलिंग्स टू बी इन्विजिलेटर या मदर को इन्विजिलेटर बनाओ. एब्सोल्युटली सेम कंडीशंस मिमिक करो, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू हैव दैट
नॉन एंशियस नॉर्मल काइंड ऑफ एक्सपीरियंस व्हेन यू गिव द एग्जाम। ये बहुत मुझे लगता है कि 99.9% लोग ये मिस करते हैं। सो व्हेन आई गाइड स्टूडेंट्स, तो अभी हमारा जो स्टार्टअप है इन प्रेप, उसमें हम नर्सिंग के स्टूडेंट्स को तैयारी कराते हैं ये प्ले गवर्नमेंट एग्जाम्स की और प्लेसमेंट्स की। तो आई टेक दी स्ट्रैटेजी सेशंस विद देम, एंड अब तक तो मुझे एक भी स्टूडेंट नहीं मिला है जो ये चीज़ फॉलो कर रहा है। तो अगर मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एनाटमी सिखाता हूँ, लेटस टेक 5 मिनट्स एंड एनाटमी सिखाते हैं कि क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इट्स वेरी सिमिलर टू बीइंग अ सोल्जर, ट्रेनिंग अ सोल्जर। मैं तो दिस इज हाउ आई टीच द स्टूडेंट्स ऑल्सो। एक सोल्जर किस तरीके से ट्रेन होता है आप बस ये समझ लो, उस तरीके से ही एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयारी होती है। कैसे? सबसे पहले लेट अस से मैं एक जवान हूँ एंड मैं अभी भर्ती आऊँ, एंड वैभव इज अ वेटरन जो कि बहुत सारी वॉर्स लड़के, एंड नाउ ही इज इन द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड ही इज ट्रेनिंग ऑल द जवान्स। दैट इज हाउ इट यूजुअली हैपन्स। तो आई रीच एंड वैभव विल गिव मी अ मैनुअल कि देख ये है सारी गन्स के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि कौन सी गन कैसे चलती है, किस में कितनी गोलियां डलती हैं, हैव इट। इसके अलावा he'll be helping me hold the weapon, he'll be helping me aim, he'll be helping me shoot. So this is the first part of it. This is what you call initial training, जो भी आर्मी में बोलते हैं। And for the aspirant this is theory completion, जिसे हम बोलते हैं ना थ्योरी कंप्लीट हो गई, थ्योरी कंप्लीट कर लो। दिस इज एक्चुअली द थ्योरी कंप्लीशन। सो दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन। गॉट इट? अब एट द एंड ऑफ थ्योरी कंप्लीशन आपके पास 4 चीज़ें होनी चाहिए। क्या 4 चीज़ें होनी चाहिए? आपके सारे लेक्चर्स पूरे हो जाने चाहिए। इसके अलावा टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए होने चाहिए। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस में जो गलतियां हुई हैं वो आपने एक मैजिक नोटबुक बना लेनी चाहिए। आई यूज टू कॉल माइन जादूगर, आई स्टिल हैव इट। मतलब कोई सेंस नहीं है उसका, उसमें फिजिक्स के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, बट इट्स वेरी स्पेशल टू मी। तो जादूगर यूज टू कॉल इट, आई कॉल इट मैजिक नोटबुक। थर्ड चीज़, आपकी मैजिक नोटबुक रेडी होनी चाहिए जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस में जो जो आपने मिस्टेक्स किए हैं वो सब रिटन होनी चाहिए। फोर्थ थिंग इज यू शुड बी एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट ऑफ स्कोरिंग मोर देन 85% इन ईच इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। फुल सिलेबस अभी हम पहुंचे ही नहीं है। दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट कंप्लीशन टेस्ट। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप कह रहे हैं कि मेरी फिजिक्स बहुत अच्छी है, बट मैं कह रहा हूँ कि आप केमिस्ट्री एग्जाम दोगे, अगर मैं आपको 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के दूँ, कैन यू स्कोर मोर देन 85-90%, एंड दे लाइक नहीं, तो सॉरी, आप अभी आप रिविजन के लिए रेडी नहीं हो, यू आर स्टिल इन द थ्योरी कंप्लीशन फेज। वंस दिस इज डन, देन कम्स द नेक्स्ट फेज। लेट्स अगेन कम बैक टू द जवान। नाउ द जवान नोज के गन को पकड़ते कैसे हैं, एम कैसे करते हैं, शूट कैसे करते हैं, उसको पता है कि इसमें कितनी गोलियां डलती हैं, किसको मारना होता है, किसको नहीं मारना होता है, एवरीथिंग द जवान नोज। अब क्या होता है, अब रियल लाइफ ट्रेनिंग होती है जिसको हम फ्रेंडली ड्रिल्स बोलते हैं। आपने सुना होगा इंडिया ने ड्रिल किया फ्रांस के साथ, यूके के साथ, है ना, कॉम्बैट ड्रिल्स होते हैं। कॉम्बैट ड्रिल्स कैसे होते हैं? उसके अंदर सिर्फ गोलियां नकली होती है, अदरवाइज सब कुछ असली होता है। असली फाइटर जेट्स होते हैं, असली जवान्स होते हैं, असली गन होती है। एंड दिस इज व्हाट आई कॉल द रिविजन फेज ऑफ योर प्रिपरेशन। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कंपेयर करें, दिस इज एग्जैक्टली द रिविजन फेज। नाउ कमिंग टू द सिमिलैरिटीज, रिविजन में क्या होता है, स्टूडेंट्स बैठ के किताबें पढ़ते रहते हैं कि मैंने एक बार पढ़ लिया है, मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। दिस इज नॉट रिविजन। रिविजन ये नहीं है। अब अगर आप कंपेयर करो कि हम फ्रांस के साथ ड्रिल कर रहे हैं, सामने वो बंदूक लेके आ रहे हैं और हमारी लकड़ी की तलवार से कि एक बार इससे करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वेपन से करेंगे। यू हैव टू होन योर स्किल्स इन दैट स्पेसिफिक वेपन जो आप चलाने वाले हो। कब? वॉर डे पर। अगर एक जवान के लिए वॉर डे है, आपके लिए वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला दिन है, उस दिन की तैयारी कर रहे हैं हम तो और लकी है, जवान को पता नहीं होता है वॉर कब होने वाली है, हमें एग्जैक्टली पता होता है हमारी वॉर कब होने वाली है। सो रिविजन का क्या तरीका है? रिविजन का तरीका है एक्चुअल वेपन्स के साथ रिवाइज करना। एंड एक्चुअल वेपन क्या होता है? इट इज द गॉड डैम टेस्ट। लोग टेस्ट ही नहीं दे रहे हैं, लोग बस पढ़ते जा रहे हैं, बस बुक्स पढ़ रहे हैं और नोट्स रिवाइज कर रहे हैं। दिस इज नॉट हाउ इट इज डन। यू हैव टू गिव एज मेनी टेस्ट एज पॉसिबल एंड रिविजन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन दोस टेस्ट। एक टेस्ट आपको बताएगा कि आपको क्या रिवाइज करना है, एक टेस्ट आपको बताएगा कि आपके वीक एरियाज कौन से हैं, वहां पे आपको डबल डाउन करने की जरूरत है। जब तक आप बैठ के पढ़ते रहोगे, आप बस खुद की ईगो को मसाज करते रहोगे,
पेरेंट्स को खुश करते रहोगे कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है, पेरेंट्स को ये लग गया, हमें लग गया हाँ जी मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो 10 बार पढ़ लिया मैंने सेम चीज़, मैंने तो इतने रिविजन कर लिए, दैट डजंट काउंट। जब तक आप अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करके उनको बैंडेज नहीं करोगे तब तक इट विल कीप हैपनिंग। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, टिपिकल जो हम बोलते हैं कि आप हार्ड वर्क करते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए, एंड यू विल स्टिल नॉट रीप बेनिफिट्स, एंड हेंस यू विल सी ऑन सोशल मीडिया पीपल क्राइंग। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव सीन क्राइंग कि मैंने इतने रिवीजन कर लिए, 50 बार रिवाइज कर लिया, मैं अब दोबारा नीट दूंगा, मैं दोबारा जेई दूंगा। सॉरी टू से दोबारा भी नहीं होगा। सो देयर इज दिस फॉर्मूला, एक बुक है, ऑथर ऑफ चिकन सूप फॉर द सोल, आई डोंट रिमेंबर द नेम, उनकी एक बुक है जिस बुक में मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अपॉर्चुनिटी प्लस एफर्ट, अपॉर्चुनिटी प्लस एक्शन इक्वल्स टू द आउटकम। करेक्ट। सो अपॉर्चुनिटी सेम आएगी आपके पास नीट, जब तक आप अपना एक्शन चेंज नहीं करोगे, जब तक आप जो 5 साल से करते आ रहे हो वही एक्शन करते रहोगे, हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ आउटकम? यू विल हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, यू विल हैव टू डू समथिंग एल्स। जो चीज़ एक बार काम नहीं करी है उसको प्लीज़ छोड़ो। इनफैक्ट यू नो व्हेन वी वर स्मॉल, एक हमारे को स्कूल में और हर तरफ सिखाते थे कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। उसको चेंज करा गया है कि करेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। रॉन्ग प्रैक्टिस करते रहोगे तो कभी परफेक्ट नहीं, किसी और चीज में हो जाओगे। सो यू आर राइट। थोड़ा सा डाइवर्टिंग फ्रॉम दैट टॉपिक बिकॉज बिफोर वी स्टार्टेड वी आस्क्ड अ फ्यू क्वेश्चंस। सो एक आपका क्वेश्चन बचा है विच विल पिक ऑन हाउ डू वी सेव मनी एंड थिंग्स लाइक दैट फॉर फ्यूचर विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, बिकॉज getting into college is also important but funding the education is equally important. बहुत लोगों को उसमें भी प्रॉब्लम होती है। सेकेंड एक क्वेश्चन आया था on choosing colleges outside, so I'll just pick that also on that because India में what happens is you clear AIMS, NEET, तो NEET ही होता है, तो NEET और JEE and you are allocated colleges on your rank. But when you're going outside, it's actually not that. You give a competitive exam, you get a marks. वो मार्क्स आपका जीमैट हो सकता है, आपका सैट हो सकता है, आपने जो भी उस तरह का एग्ज़ाम दिया वो दे सकते हैं। बट वहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत अलग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानना कि क्या कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट इंटरनेशनली ये होता है कि आप एक बेसिक थ्रेशोल्ड मार्क्स ले आइए। इट कुड बी 70%, इट कुड बी 75%, इट कुड बी X परसेंटेज ऑन दैट, एंड देन इट इज़ ऑल अबाउट आपने जो अपना SOP लिखा है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज जैसे अकेडमीज यहाँ पे 11th-12th में आप बता रहे थे मशरूम कर रही हैं, उसी तरीके से बहुत लोग मशरूम कर रहे हैं जो कहते हैं कि हम आपका बाहर के कॉलेज में एडमिशन करा देंगे, आप X अमाउंट दीजिए हमारे को। आई विल टेल यू, इंडिया में जितना डिफिकल्ट लगता है उससे 10 टाइम्स आसान है बाहर के कॉलेज में घुसना, बिकॉज वहाँ पे पॉपुलेशन ही नहीं है। Absolutely. तो अगर कोई बोलता है कि मैं आपको US या यूरोप में आपसे MBA करा दूंगा तो आप उसको बोलिए कि मैं खुद ही पहुंच जाऊंगा। इट इज़ अबाउट चूजिंग द राइट कॉलेज। US के ज़्यादातर कॉलेजेस में सीट्स खाली पड़ी रह जाती है MBA की। इनफैक्ट काफ़ी कॉलेजेस आपको आके बोलेंगे कि हम आपको स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास सीट्स और स्टूडेंट्स ही नहीं है। हमारे को लगता है कि यार IIT है ना, तो 100 सीटें हैं तो 1 लाख लोग बैठ रहे हैं कुछ ऐसे। इन US, यूरोप, अदर मार्केट्स एक्चुअली 100 सीट्स होती हैं तो एप्लीकेंट सिर्फ 30-40 होते हैं ज़्यादातर कॉलेजेस के लिए। इट्स ओनली अ हार्वर्ड और येल और आईवी लीग और द टॉप कॉलेजेस इन यूरोप, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, जहाँ पे 1:3 या 1:5 काइंड ऑफ अ रेशियो होता है। 1:100 वहाँ पे भी नहीं होता है, वहाँ पे भी सिलेक्शन इज ईजियर। सो इनफैक्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट, आई डोंट वांट टू नेम हिम, बिजनेसमैन ऑफ इंडिया हैड सेड दैट, मैंने अपने बेटे को बोला था IIT की तैयारी कर, नहीं हुआ तो MIT तो है ही। So going to European or US college is way simpler, but it's about choosing the right college. It's about funds more. Sorry? I think funds is the funds is one deciding factor. One definitely funds तो बहुत ही important है, but उससे ज़्यादा important है कि आपको क्या करना है। तो आप, मैं स्पेसिफिकली MBA का एक बार डिस्कस करूंगा बिकॉज वहाँ पे मैंने पर्सनल फर्स्ट हैंड रिसर्च किया है। सेम वुड बी द केस फॉर इंजीनियरिंग, सेम वुड बी द केस फॉर अदर थिंग्स। लेट्स टेक माय केस, लेट्स टेक अ केस स्टडी एंड उससे ज़्यादा समझ पाएंगे। लेट अस से कि मैंने MBBS कर लिया है इंडिया के अंदर, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई वांट टू स्टडी एंटरप्रेन्योरशिप, MBA आई वांट टू टेक अ सबैटिकल, लेट अस से फ्रॉम माय स्टार्टअप। इन्वेस्टर्स डोंट वरी, आई एम नॉट लीविंग। वो नहीं कर रहा है। Just assuming I'm taking a sabbatical and I want to study entrepreneurship somewhere in the best colleges in the world. How should I start and where should I go? Beautiful. So I'll
first answer yours and then add maybe a few things. So अगर आप entrepreneurship कर रहे हैं, and I know you personally, you have worked for around 2 years after MBBS अभी. So 2 to 5 years of experience अगर किसी का है और entrepreneurship करनी, तो Stanford से better कुछ भी नहीं है. Okay. Around the world. Okay. Then there are some other colleges also, but you will have to go to US or Europe. Okay. Sorry, my fault. Sorry, US or Singapore. Singapore. Okay. Europe is basically meant for people with 7 years or more of experience. वो एक अंतर हो जाता है. दूसरा, यूरोपियन MBAs, बिकॉज आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, आर लार्जली 2 year MBAs, whereas European MBAs are 1 year MBAs, meant for people with more work ex. There are certain courses in US also. So Stanford has got a course which a friend of mine had done, which is a 1 year accelerated MBA, but वो 10 साल minimum उसमें work ex चाहिए होता है. You can't apply with 2 year work ex. Okay. Now, if you're looking at entrepreneurship, the best is Stanford. Then there is Brown. There are few more colleges in US. I don't want to rank them. There are globally available rankings. QS World की एक आती है, एक FT की आती है. ये 2 ट्रस्टेड हैं. जब ये वाला टॉप पर है, why did you choose Madrid? Done. So मेरी स्टोरी ये थी कि मेरा वर्क एक्स ज़्यादा था. I had 9.5 years of experience. Oh, wow. Close to 10 when I took my MBA plunge, which was actually a second MBA. And I did not want to do entrepreneurship. वो हो गया. So मेरी स्टोरी भी आपकी जैसी कुछ चीज़ें करते करते. Entrepreneurship is always accidental. Accidental. So I was working with Deutsche Bank. बैंकिंग में अगर कोई रहा है, आप जैसे AIA में हैं, आप थोड़ा आइडिया है. बैंकिंग में बहुत सारी कैटेगरीज होती है बैंकिंग की. मैं रिटेल बैंकिंग में था, जो सबसे गरीब होते हैं अमंग्स द बैंक्स. एंड ऑल द डॉइचे था, जर्मन बैंक, वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग. मैं बहुत खुश गया था. बट जब मैंने अपने साथ वालों की सैलरियाँ देखी, जो ट्रेजरी रूम में बैठते थे, डीलिंग रूम में बैठते थे, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रूम में बैठते थे और सब, तो मेरे को समझा मैं तो मतलब 1/10 या 1/100th पे हूँ. तो मेरा जो साल की सैलरी है उसको आप 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, उनको सिर्फ उतना बोनस आता था. और बोनस क्योंकि रिटेल बैंक में आता था तो हमारे को दिख जाता था कि सडनली अरे साहब का बोनस आया है. तो मैं क्या करूँगा, मैं अगर बोनस आया तो अच्छे सूट खरीद लूँगा या कार की 2 EMI एक्स्ट्रा कर दूँगा. वो लोग बोनस से निपिन रोड पे 2 फ्लैट्स खरीद लिए, जो हम एस्पायर भी नहीं कर सकते थे एज रिटेल बैंकर्स. एक मेरे फ्रेंड थे, और ये क्या फ्रेंड्स होते हैं ना, साथ में क्रिकेट खेल रहे हैं, बैठे हैं, पता नहीं चल रहा होता है कि सैलरी क्या है. तो मैंने इन जनरल पूछा, मैंने कहा अरे यार क्या कर रहे हो बोनस से? तो उसने कहा यार कैलकाटा का हूँ तो एक बिल्डिंग खरीद ली है, तो एक फ्लोर पे क्रोमा का ऑफिस एक. एंड मैंने कहा बिल्डिंग खरीद ली, मैं यहाँ पे अपना एक EMI नहीं ढंग से दे पा रहा हूँ. तो दैट्स द टाइम आई सेड, मैं कहा यार ढंग से MBA करेंगे, क्योंकि जोधपुर से निकले थे, आइडिया नहीं था कैसे B स्कूल चुनते हैं. तो जो जहाँ एडमिशन हुआ वहाँ चले गए थे, वो भी अच्छा था, बट इट वाज नॉट द टॉप पोस्ट. नहीं, आई डिड फ्रॉम निर्मा पहले. निर्मा, ओके. बट पता नहीं था कि ड्रॉप करके कुछ अच्छा भी, ठीक है, दैट्स अ सेपरेट पोर्शन. बट सो देन आई डिसाइडेड कि एक बार फिर MBA करेंगे, और इस बार रिटेल बैंकिंग की जगह ट्रेजरी में जाएंगे और वहाँ के किसी कॉलेज में जाएंगे. तो आई गेव माई GMAT. और GMAT देखिए क्या होता है, इंडिया में जब आप कैट देते हो तो आपको लगता है कि ABCL जनरली वो रैंकिंग होती है IIM की, फिर XLRI, फिर FMS, MDI, इस तरह के टॉप 10-12 कॉलेजेस हैं. इस रैंक ऑर्डर में जिसमें ऊपर हो जाए निकल जाओ. तो यू डोंट से कि मेरा बैंगलोर जाऊंगा इसलिए, अगर A में भी हो गया, अहमदाबाद में भी हो गया तो भी मैं कैलकाटा जा रहा हूँ. नहीं, आपका अहमदाबाद हो गया तो आप अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा इस में जाते हो, अनलेस एंड अनटिल यू हैव सम सिटी प्रेफरेंस. बट जब मैंने GMAT दिया और ठीक ठाक मार्क्स आया, मैंने एप्लीकेशन शुरू किया, 2008 की बात है, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हर कॉलेज की अलग है. तो स्टैनफोर्ड की अलग रिक्वायरमेंट है, और केलॉग्स की अलग रिक्वायरमेंट है, और येल की अलग है, और वॉर्टन अगर जाना है तो अलग रीज़न से आपको जाना है. अच्छा. दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग. और उस समय तक मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना था. सो माई ड्रीम कॉलेज वॉज LBS, विच इज़ लंडन बिजनेस स्कूल, एंड वॉर्टन. ये 2 मेरे लिए थे, और तीसरा नंबर पे था कोलंबिया. सो ये 3 मैंने डिसाइड किए. एंड 2008 में NCERT भी अप्लाई किया. तो 4-5 में एप्लीकेशन दिया था. ज़रूरी नहीं है आपका हर जगह हो जाए सेम स्कोर पे, बिकॉज आप क्या लिख रहे हो उस पर भी इम्पोर्टेंट है. और जो वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अपना एक कॉम्पोजिशन बनाती हैं बैच का, कि अगर मैं 100 स्टूडेंट्स ला रहा हूँ तो 10-12 इस कंट्री से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 45% से ज़्यादा या 55-60% से ज़्यादा मेल नहीं होने चाहिए, इतने से ज़्यादा मैथ्स वाले नहीं होने चाहिए. तो पूरा एक वो ऐसे नहीं होता कि रैंक आ गई तो आपका हो गया. डाइवर्सिटी पूरा मेंटेन करनी होती है उनको. तो
great application also rather great score also doesn't guarantee a admission. इवन आईएम में भी सेम होता है जितना मैंने सुना है, मतलब they'll rather No, but IIM में अगर आपका rather take an Ayurveda into MBA at IIM instead of an MBBS in case already MBBS में एक दो लोग हो चुके हैं. नहीं, बट IIM में क्या होगा कि आपको 99.9 या 99.8 परसेंटाइल वाले ही होगे, आप 96 पे एस्पायर नहीं कर सकते अगर आप बहुत डाइवर्स भी हो तो अगर आप इंडियन किसी भी बी स्कूल में जाओ, नॉट डिग्रेडिंग एनी बी स्कूल, बट आप इंडियन बी स्कूल में जाइए तो 90% प्लस या 95% प्लस आपको या तो IIT वाले मिलेंगे या बहुत ही टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज के होंगे, क्योंकि वही मैथ्स को क्रैक करके, कैट को क्रैक करके वहाँ तक पहुँच पाए हैं. That is also true. बट आप अगर ग्लोबल बिजनेस स्कूल में जाइए तो आपको लोअर IQ, लोअर मैथ्स वाले भी मिलेंगे, बिकॉज वो एक ऐसी डाइवर्सिटी ला रहे हैं कैंपस में जो आप सोच भी नहीं सकते थे. सो खैर, तो वहाँ से मैंने सोचा था वो, फिर 2008 सब प्राइम क्राइसिस आया तो आई फोरगो माई एडमिशन उस साल, बिकॉज मेजर फाइनेंशियल मार्केट में प्रॉब्लम थी. 2011 में मैंने वेंट बैक, प्रॉब्लम क्या हुई, US was ऑलरेडी आउट फॉर मी. 2008 में मेरा 6 साल का वर्क एक्स था, US फिर भी चलता, तो आई नेक्स्ट एप्लीकेशन 2011 में ड्रॉप्ड US एट ऑल, बिकॉज आप ज़्यादा हो गए थे. तो कई बार ये भी होता है कि ज़्यादा एक्सपीरियंस इज ऑल्सो रॉन्ग फॉर द बैच. सो यू हैव टू सी कि अगर आपके सारे पीयर जो साथ में पढ़ रहे हैं वो 25, 26, 27 के हैं और आप 31, 32 के हैं तो भी गड़बड़ है. तो आपकी लर्निंग कम होगी, प्रोफेसर आपको अलग तरीके, प्रोफेसर अलग स्पीड से जा रहा है, आप अलग स्पीड से जा रहे हो. सो हेंस आई चोज यूरोप and I got through IE, which was ranked 6th, now it's ranked 9th in the world. But it was about choosing the right college and the right things which I was writing. How do you see MBAs and BBAs going forward? Like, how relevant would they be? Like, आप तो veteran हो गए, आपने तो सब कर लिया. I'm guessing India की वो one of the biggest or few of the biggest companies के आप senior level positions पे भी रह लिए. So it's all right for you. जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, let's say कि कोई नहीं करना, किसी को IIT नहीं करना है, किसी को ये नीट, किसी को जाना है बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर जाना है, बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर जाना है, तो हाउ रेलेवेंट इज MBA these days? Like what do you suggest them? मेरा ये कहना है कि विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमिंग इन, एंड किसी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी क्वेश्चंस थे, नॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज सुप्रीमली इम्पॉर्टेंट. स्पेशली अगर आप कॉमर्स में जा रहे हैं, बायो में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, पाइथन तो कर ही लीजिए, बिकॉज आगे वाले कोर्सेज में आपको लाइफ में पाइथन हर जगह ही चाहिए होगी, बिकॉज द वे डेटा इज कमिंग, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन पाइथन एट ऑल, बट द वे डेटा इज कमिंग, द वे थिंग्स आर इवॉल्विंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहेगा, बट आपको यूज उसको कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना. तो वो एक कर लीजिए आप कोर्स पे. दूसरा, मैनेजमेंट का जहाँ तक आप बोल रहे हैं, MBA or any other course like that actually doesn't teach you anything. Absolutely. But it teaches you a lot of human intelligence, which will always be required, cannot be replaced by AI. So जैसे आप कई बार बोलते हैं कि MBBS या सर्जरी शायद AI रिप्लेस कर दे टू अ सर्टेन एक्सटेंट, नर्सिंग बट नहीं कर सकती. उसी तरीके से जो हार्ड कोडिंग की स्किल है वो शायद AI फिर भी रिप्लेस कर दे, बिकॉज अ लॉट ऑफ कोडर्स हैव लॉस्ट देयर जॉब आफ्टर AI कमिंग इन. बट जो मैनेजमेंट स्किल है, इंसान को भांपना कि मैं जब रूम में घुस रहा हूँ, मैं लोगों को देख के समझ जाऊँ किसको क्या सुनना है, क्या समझना है और वैसी बात करूँ, वो आपको या तो एक्सपीरियंस सिखाता है या आपको MBA सिखाता है. तो MBA एक्चुअली क्या होता है, अगर आप अच्छे कॉलेज से कर रहे हो, वो MBA में ये एक बहुत बड़ा अंतर है. बाय द वे, हाँ, ये आपने अच्छी चीज़ पूछी कॉलेज वाली, कि विच कॉलेज यू चूज, वो इतना, इंजीनियरिंग आप ज़्यादातर कहीं से भी करें, ज़्यादातर IIT को छोड़ के सिमिलर रहेगी आपकी नॉलेज, क्योंकि आप सीख सकते हो खुद बाहर से कोर्सेज करके. मैनेजमेंट में आप जितना अपने साथ वालों से सीखेंगे, क्लासेस में सीखेंगे, केस स्टडीज से सीखेंगे, उतना ही. वाई इज Exam Bhubaneswar, for example, my co-founder Sachin is here. Why is it such a great college for so many years? Because उन्होंने जो अपनी एल्यूमनाई बना ली है, जो अपने साथ में लोगों को बनाया है, और जब वो वापस जाके उनको नॉलेज देते हैं. दूसरा, व्हाट MBA डज इज, स्पेशली इन इंडिया, जो 2 साल का है, बाहर अगर 1 साल का है, 1 साल तक आपको इतने केस स्टडीज होते थे. सो मेरे IE के MBA का मैं आपको बताता हूँ, और क्योंकि थोड़ा मैं वर्क एक्स के साथ दिया था तो ज़्यादा सीरियसली पढ़ा मैंने. Every day we used to read at least 500 pages of case studies. आप अगर किसी को यहाँ बोले इंडिया में कि 500 पेज रोज पढ़ना है 1 साल तक बिना थके, इट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क. बट क्या होता है कि आप जब वो केस स्टडी पढ़ते हैं
एंड फॉर केस स्टडी एग्जाम्पल अगर कोई देख रहा है या यहाँ बैठा है तो बता देता हूँ, जैसे इंडिया का एग्जाम्पल लीजिए, रिलायंस जियो का लॉन्च है, जियो फोन का लॉन्च एक केस स्टडी बन सकता है कि उन्होंने मिस्टर मुकेश अंबानी ने क्या देखा, मार्केट स्टडी क्या हुआ, क्या उनके फाइनेंशियल्स थे, क्या उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी, कैसा उनका ब्रांड एसोसिएशन हुआ, जो भी सारी चीज़ें हुई। ये जनरली एक अच्छा केस स्टडी 50 पेज का होता है और तकरीबन 20-25 पेज के उसके पीछे एनेक्स्चर होते हैं जो आपको सारे टेबल्स वेबल्स पढ़, ये अच्छा अगर केस स्टडी लिखा है किसी ने तो एक केस स्टडी आपको 75 पेजेस ऑन एन एवरेज, 6-7 आपके सेशंस होंगे हर दिन, तो आपको बेसिकली आप ये 75 इंटू 6-7 करिए तो वही 500 के करीब आपके हो जाते हैं पेजेस एवरेज दिन के। और ये पढ़ के इसलिए जाना है क्योंकि आप अच्छे अगर कॉलेज से MBA कर रहे हैं तो वो रिलायंस जियो के जो 75 पेज है वो नहीं डिस्कस होंगे उसके आगे का डिस्कशन होगा। यस 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 एब्सोल्युटली। लॉट ऑफ पीपल थिंक कि केस स्टडी में मैं अगर नहीं पढ़ के गया तो 4 लोग इधर से कुछ बोलेंगे, इधर से बोलेंगे, मैं सीख जाऊंगा। ऐसे अगर कॉलेज में तो आप अच्छे में नहीं। अच्छा कॉलेज वो है जहां पे वो 75 पेजेस के बाद क्या हुआ होगा या इससे पहले क्या होना चाहिए था, या अगर मैं उधर बैठा होता है मिस्टर अंबानी या मिस्टर XYZ, मैं क्या डिसीजंस ले रहा हूं, तो उस पे पूरा 1.5 घंटे का डिस्कशन होता है क्लास में। Absolutely, I can totally relate. Why? Even after MBBS, because there was this. So our startup is supported by IIM Ahmedabad. So we were called there for a boot camp. It was Correct. a 15-day, 18-day boot camp. So it was a mini MBA. मतलब I got the gist के इतना आसान तो नहीं होता है. We used to wake up at 7. मतलब जो उन्होंने परेशान किया था. हाँ. With the current routine, जिस रूटीन में हम काम करते हैं, जब 2-3 बजे तक अभी काम कर रहे हैं, वो रूटीन भी है. साथ में बायोलॉजिकल क्लॉक तो ऐसे सेट है, बट दे आर कॉलिंग फॉर दीज केस स्टडीज एंड एवरीथिंग. सुबह 7-7:30 बजे आ जाओ, चाय पियेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, डिस्कशंस होंगे, डिबेट्स होंगे, फिर सेशंस हो रहे हैं बीच में, एंड इट यूज्ड टू लास्ट टिल 8 PM. हाँ. सुबह से लेके शाम तक नो स्टॉप, बीच में 1 घंटे का ब्रेक होता था, अदरवाइज 5 मिनट्स की टी ब्रेक्स एंड रैपिड बैक टू बैक सेशंस. तो हैविंग कमिंग बैक, तो आई कैन टोटली रिलेट टू व्हाट केस स्टडीज यू आर रेफरिंग टू, बिकॉज I have seen those case studies. So वही आप जो MBA बोल रहे थे ना, तो क्या करता है MBA, एक तो ये सिखा देता है कि जैसे अगर अच्छा वाला आप MBA कर रहे हैं रिगरस, तो हमारी लाइब्रेरी वाज ओपन 24 आवर्स. बहुत कम कॉलेजेस होते हैं, अच्छे कॉलेजेस होते हैं जिनकी लाइब्रेरी 24 घंटे खुली होती है. IIM की लाइब्रेरी देखी, क्या लाइब्रेरी है. और 24 घंटे आपको वहाँ कैबिन्स मिलते हैं, आप जाके पढ़ सकते हैं. एंड जनरली वो कैबिन्स बुकड रहते हैं, तो आपको डिजिटली बुक करने पड़ते हैं. तो हम लोग बुक करते थे कि भैया सवेरे 3 से 4 बजे मैं बैठूंगा यहाँ, कोई 4 से 5 वहाँ बैठेगा. और आप जब जाइए, आप एक अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में है ना, तो आपको खुद इच्छा होती है. आप जब 4 बजे पहुँचते, तो एक एग्जाम्पल मेरे को ध्यान है, मेरा एक बैचमेट था फ्रॉम न्यूयॉर्क, बट ही वॉज अ योगा एक्सपर्ट, एंड ग्लास कैबिन्स होते थे. आप सोचिए 4 बजे आप घुसे पढ़ने के लिए. पहली चीज़ तो इंडिया में ज़्यादातर लोग 4 बजे घुसते नहीं है, क्योंकि बट रात भर हम पढ़ रहे थे. 4 बजे मैं और मेरा एल्बर्टो फ्रेंड था, हम दोनों घुसे साइड वाले कैबिन में. वो जो ना शासन कर रहा है, मैंने कहा पागल हो गया, क्या हो गया, शीशासन क्यों कर रहा है 4 बजे. तो मैं नॉक किया, मैंने कहा भाई क्या हो गया. कहता है नींद आ रही थी, तो नींद उड़ाने का तरीका है शीर्षासन करो. अब सवेरे 8 बजे प्रेजेंट भी करना है, तो रात भर पढ़ना भी है, चीज़ें भी करनी है. तो व्हाट MBA टीचेज यू इज ऑल्सो जो टाइम मैनेजमेंट है. अभी कई बार मैं रात को 4 बजे तक जगाऊंगा क्योंकि काम चल रहा है अपना, बट सवेरे 8 बजे अगर किसी के साथ कॉल है, यू कैन नॉट बी लेट. तो जो रिस्पेक्टिंग टाइम है, डिलीवरी है, वो सारी चीज़. सो इट्स नॉट अ टेक्निकल स्किल की मेरे को कोडिंग आ गई MBA करके, बट टाइम मैनेजमेंट सीखना, ह्यूमन बिहेवियर सीखना, कल्चर सीखना, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. एंड आई थिंक प्रोफेशनलिज्म ऑल्सो बीइंग, जैसे हमारी इन जनरल हाउस होल्ड से सीखी हुई आदत होती है एक्सक्यूजेस बनाने की, कि मैंने इसलिए ये नहीं किया, हाँ. या इसलिए मैंने नहीं किया. वंस यू हैव दिस काइंड ऑफ रूटीन और सम MBBS सॉर्ट ऑफ रूटीन, सो आई कैन टोटली रिलेट, MBBS का भी ऐसा सही रूटीन होता था. तो वंस यू हैव दोज काइंड ऑफ रूटीन्स वेयर नो वन इज टेकिंग योर एक्सक्यूजेस के ठीक है आज सो इन MBBS एम्स के अंदर हमारे, जो सब जानते हैं कि बहुत मुश्किल होता है, मोटी मोटी किताबें होती हैं, उससे भी ज़्यादा एम्स के अंदर हमारे क्या है, देयर इज़ नो गैप डे बिटवीन एग्जाम्स. लगातार एग्जाम्स होते हैं, लगातार मतलब स्टार्ट होता है, संडे भी नहीं छोड़ते वो लोग. लगातार 15 दिन एग्जाम्स हो रहे हैं. आज एग्जाम है, दूसरे दिन एग्जाम, तीसरे दिन है, फिर प्रैक्टिकल्स हैं, बैक टू बैक. सो यू डोंट हैव टाइम. आप आ रहे हो, आप रीड कर रहे हो, रात तक पढ़ रहे हो 3 बजे तक, क्योंकि अगले दिन आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्योंकि वो एक पेपर में पूछेंगे 7 सब्जेक्ट्स. तो बाय द एंड ऑफ MBBS वी यूज्ड टू स्किप रिवाइजिंग अ सब्जेक्ट, नॉट अ टॉपिक, कि यार ऑफ था, नहीं पढ़ सकते, नहीं बची है हिम्मत, अब सो जाते हैं, क्योंकि 2 घंटा नींद भी लेनी है और अगले दिन पहुंचना भी है. एंड नो वन इज हियरिंग टू योर एक्सक्यूजेस.
एक दो बार फर्स्ट ईयर में ट्राई किया था कि सर हमें गैप दे दीजिए, छुट्टी एक बीच में हो जाएगी तो सो पाएंगे, ढंग से एग्जाम दे पाएंगे. नो वन लिसन्ड. सो वंस दैट हैपेंस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट नाउ लाइक आपकी जर्नी है विद इनकम, माई जर्नी इज विद एनप्रेप. Now there is no chance of giving excuse to yourself also कि ये क्यों नहीं हो रहा है, because आदत ऐसी हो गई है. So as a parent, I'll tell every parent कि आप जब कॉलेज चुन रहे हैं अपने बच्चों का, अगर ऑप्शन मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है ऑप्शन तो बात ही अलग है, मिल रहा है ऑप्शन तो वहाँ के सीनियर से ये पूछिएगा कि कितने रिलैक्स्ड हैं टीचर्स ऑन एक्सटेंशन. ये एज अ पेरेंट हम जानते हैं कि अगर एज अ मदर मेरे को इसको खाना देना है 8 बजे तो 8 बजे खाना देना है. यू कांट से ना कि चलो मैं आज लेट हो गया कल दे दूंगे. या किसी का बिजनेस रन हो रहा है तो आपको पता है कि बिजनेस में जो डेडलाइन है वो जेन्युइन डेडलाइन है. यू कांट, बट कॉलेज एंड स्कूल स्टूडेंट्स फील बैड, बट दोज आर द थिंग्स दैट एक्चुअली मेक यू अ मैन फॉर फ्यूचर. सो दैट्स सुपर इंपॉर्टेंट. वेरी 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 वेरी. एक और क्वेश्चन उठा था सर का, सो आई विल जस्ट पिक दैट ऑल्सो. स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं तो शायद एजुकेशन इज स्टिल अफोर्डेबल इन इंडिया, बट अगर आप इंटरनेशनल जा रहे हैं या किसी प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं एमबीबीएस के लिए, इंजीनियरिंग के लिए या किसी भी के लिए, तो एजुकेशन इज सुपर एक्सपेंसिव. हम जब पढ़ रहे थे healthcare for that matter, healthcare medical inflation is 14%. मतलब a single hospital bill is good enough to get you from middle class to lower middle class. एक बिल लगता है इधर से इधर आने में, and that is why insurance is very important. That is why insurance is important, and thank you for plugging in, but but the thought was actually how do you save is a very important question, and we at Inca we don't sell saving products, just FYI. इंश्योरेंस में बहुत सारे सेविंग्स प्रोडक्ट्स भी आते हैं जो LIC एंड ट्रेडिशनल इंडाउमेंट प्रोडक्ट्स हैं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, एंड वी आर अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, सो वी डोंट सेल इट एंड वी डोंट एडवाइज ऑल्सो एनीवन कि आप ये लो वो लो. आपको हम बता देते हैं कि आपको क्वांटम क्या चाहिए. तो इफ आई नो सचिन पर्सनली, आई स्टिल नो कि उसके बेटे के लिए कितना उसको सेव करना है. बट एज anyone who is planning to save for children, it's very important to start saving, because this at my age I realize if I would have started saving slightly better in my 20s, at my age I would have got a much better corpus, because power of compounding जो होती है वो 15 साल 10 साल बाद आपको एक्चुअली दिखनी शुरू होती है. तो अगर आप आज 10-10 रुपए भी सेव करना शुरू करते हैं, 10 लिटरली इज नॉट 10 बट कोई भी अमाउंट, उसका 10-12 साल बाद कंपाउंडिंग होता है. और इसके लिए आई टेल ऑल यंगस्टर्स हु आर स्टार्टिंग देयर करियर्स कि मैंने कहा आपको जो 100 रुपये मिल रहा है सैलरी, आपको 100 1 लाख हो सकता है, 10,000 हो सकता है, जो भी आपको 100 रुपये मिल रहा है उसमें से 5 से 7 रुपये अभी से ही डे 1 से आप शुरू कर दीजिए सेविंग. मेरे को बहुत सारे अभी 23-25 ईयर्स जो फर्स्ट जॉब में मिलते हैं वो पूछते हैं कि किस लिए. मैं कहा बिकॉज आपको आज नहीं समझ में आएगा, बट व्हेन यू रीच माई एज और व्हेन यू रीच 30, व्हेन यू रीच 38, सडनली दैट 10-10 रुपये जो आप बचा रहे हैं वो 1,500 हो गया है. Absolutely. या आपने 13-13 हज़ार का अगर सिप आज शुरू किया या 15 हज़ार का सिप आज शुरू किया, सडनली वो कब 20-25 लाख हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा. सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो 100 रुपये इनकम है जो भी है, एज ए यंगस्टर 5 रुपीज आउट ऑफ दैट 100, नॉट मोर, और मे बी 7 रुपीज आउट ऑफ दैट 100 आपके सामने एग्जांपल हूँ इस चीज का. हाँ, I have been an example of this. How? So I was fortunate enough to come across a good YouTube video back in first year of my MBBS. मेरे को घर से आते थे करीबन 5,000 रुपए हर मंथ. तो वो वीडियो देख लिया कि यार सेविंग बहुत जरूरी है, जैसा आप बता रहे हो, सिमिलर पावर ऑफ कंपाउंडिंग वैसा. एंड आई स्टार्टेड सेविंग 1,500 रुपीज. बहुत ज़्यादा नहीं पता म्यूचुअल फंड्स वगैरह, चुपचाप एक RD नाम से एक इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज़ रेगुलर डिपॉजिट, बैंक रिकरिंग डिपॉजिट. हाँ, तो उसको स्टार्ट किया एंड दैट डिपॉजिट वॉज द फर्स्ट corpus with which I could start in prep. So that was the power of what happened. कि वो लगभग I was able to save around 1 lakh rupees, 90,000 odd rupees in the course of 4 years, and that was where we could have that some small amount of money to give to the app developer जो app बना दे. Otherwise इतना पैसा नहीं मिलता है during your internship या MBBS के बाद. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब जरूरत पड़ेगी तब यू नीड अ कॉर्पस, एंड उस वक्त वो कॉर्पस एकदम से अपीयर नहीं हो जाएगा. और दूसरा वो जो 7 रुपये हैं 5 रुपये जो आप बचा रहे हो, जैसे 1,500 आपके केस में, अगर कोई 1,500 बचा पा रहा है तो 1,500, 10,000 बचा रहे हो तो 10,000, जो भी अमाउंट हो उसका 5%, यानी कि 5% का 5% आप समझिए, वो आपको एक हेल्थ इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए. बिकॉज बहुत केसेस हैं जो मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में देखे हैं, 20-25 लाख सेव किया, सडन एक मेडिकल इमरजेंसी है, आपका 20-25 लाख जो आपने सेव किया था 10 साल में खत्म हो गया एक मेडिकल इमरजेंसी में. सो एक
लॉन्ग टर्म सेविंग्स, एक मेडिकल इमरजेंसी फंड, बाकी और बहुत तरह की इंश्योरेंसेस हो सकती हैं, बट ये 2 कॉर्पस हमेशा इंसान को डे 1 से स्टार्ट कर देना चाहिए। दूसरा, एक और यंगस्टर्स में से पूछते हैं, ऑल द रूम में यंगस्टर्स कम है, अपनी एज के ज़्यादा लोग हैं मेरे को दिख रहे हैं, बट मेडिकल इमरजेंसी किसी भी एज पे आ सकती है। एंड व्हाट हैपेंस इज पोस्ट 25, एंड दिस इज यू आर अ डॉक्टर, यू विल से यस टू इट, पोस्ट 25 बॉडी विल ओनली बी डिक्लाइनिंग। आपकी जो ग्रोथ होती है वो 25 तक होती है, 26 के बाद आपका सिर्फ डी ग्रोथ शुरू होता है मेडिकली। सो आपकी जो भी हेल्थ स्टेटस 27 पे है या 37 पे है या जो 47 पे है, वो अगले साल उससे खराब ही होगी। तो टेक हेल्थ इंश्योरेंस टुडे, डोंट थिंक कि मैं अभी हेल्दी हूं तो नहीं ले सकता। You should take it very seriously. The reason either you become a doctor. One thing is this कि अगर आपने डॉक्टर बन गए हो तो शायद बिना इंश्योरेंस के काम चल सकता है। कैसे? बिकॉज यू विल बी हैविंग फ्रेंड्स जो आपको फ्री में इलाज कर देंगे, ठीक है, उनके खुद के हॉस्पिटल्स होंगे। जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, दिस इज अ बिग स्कार ऑन माय फेस, माय स्पाइन वाज ब्रोकन ऐसे कार एक्सीडेंट के अंदर। मेरी जगह अगर कोई और होता तो वो नहीं बचता, बिकॉज द HOD ऑफ एम्स जोधपुर वॉज एट द हॉस्पिटल जब मैं हॉस्पिटल एम्बुलेंस में पहुंचा, द ट्रॉमा सर्जरी, तो आई वॉज एबल, मतलब आई वॉज सेव्ड। बट दिस इज नॉट द केस विद ऑल द पेशेंट्स वी सी एट एम्स। मतलब आई हैव बीन अ डॉक्टर, मेरे को पता है कि ऐसा पेशेंट अगर आता तो उसके साथ क्या होता, नहीं बच सकते। फॉर दैट यू नीड टू हैव अ प्राइवेट हेल्थ केयर जहाँ पे आपको इमीजिएटली देखा जा सके। गवर्नमेंट में हमारे यहाँ पे इतना ओवरलोड है, एंड टू एक्सेस द प्राइवेट विदाउट गोइंग बैंकरप्ट, इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने घर वालों का पिछले साल ही कराया था, वेरी इंपॉर्टेंट। Yeah. So in fact, इनका actually start ऐसे हुआ. So I was in Bombay for 20 plus years and I was in the insurance industry for a long time. जब मैं जोधपुर आया हुआ था कोविड में कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद मैं यहीं रुक गया, and I saw the medical emergencies happening and lack of bed, and I'm sure किसी ना किसी ने सुने होंगे किससे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। एंड उसके बाद मैं अपने पॉल्स के स्कूल के रियूनियन में बैठा हुआ था, एंड आई मेंशन्ड द वर्ड इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस वर्ड में क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं। आप हैं तो आपने भी सुना होगा कहीं ना कहीं ऐसा, एक तो लोग शेल में चले जाते हैं कि बेचने आ गया, तो जो बचपन के दोस्त है ना वो भी एक थोड़ा ऐसे पीछे होकर बैठ गया कि ये बेच रहा है। मैं कहा मैं बेच नहीं रहा हूँ, मैं तो एजुकेट कर रहा हूँ। और दूसरा, अवेयरनेस इतना लो है कि ज़्यादातर लोग हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में क्या अंतर है वही नहीं जानते। Absolutely. कि कंपनी ने एक इंश्योरेंस दे रखा है, क्या है उसको नहीं पता है। यूलिप वगैरह के चक्कर में फंस जाते हैं, जो LIC बेचता है कुछ तो। So how do you basically, evaluate the interest of students is a difficult question right now, because right now my kid is in 8th, 9th, and how do I give them a direction if I don't know where they want to go? Because as a child, like मैं आज टीचर बन जाऊंगी, आज पायलट बन जाऊंगा, इंजीनियर, there are random things because they see something today and they are inspired. Very nice, very But that nice. is not something which is long lasting or which is factual. Very relevant So how question. do you actually, evaluate that interest is a little difficult question right now. That's what I Very relevant, very relevant, very relevant question. So I did not become a doctor because my grandfather happened. Like this is one of the reasons, not the only reason. I wasn't fighting medical कि नहीं मैं करके ही रहूँगा. मतलब it was happening naturally. I really liked it. First thing. Second thing is an advice I would want to give you is have that child talk to people with very variety of professions. Have him sit with Vaibhav for like half an hour. Have him sit with him for half an hour. Have him sit with me for half an hour. With an IAS officer if you have connects from half an hour. And then only they'll understand what goes in the life of those professions. So I was fortunate enough to have interacted with a lot of doctors because मेरे fathers के friends थे, वो like ले जाते थे, मतलब evaluate करते करते डॉक्टर साहब जो थे हमारे वो बहुत सारे और चीज़ें पूछते थे, मैं भी उनसे बहुत सारी, तो आई बीन अ वेरी क्यूरियस पर्सन कि अच्छा आप कितने बजे तक यहाँ पे रहते हो, आप घर कब जाते हो, एंड दे यूज्ड टू टेल कि नहीं बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहता है लेकिन मेरे को बहुत मज़ा आता है। तो हेक्टिक रहता है ये भी पता चल गया था और उनको मज़ा भी आता है काम करने, ये भी पता चल गया था। सो इट बिकेम अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन इंस्टेड ऑफ बीइंग इन मतलब ब्लैकआउट के अंदर ढूंढना कि चाबी कहाँ पर है, ऐसे करके जो हम ढूंढते हैं, स्विच ऑन द लाइट एंड यूल सी कीज़ कहाँ पे। एक बार आप बिठाइए सारी जगह सब लोगों के साथ बिठाइए आधा घंटा हफ्ते के हिसाब से, एंड देन he'll be able to get कि मुझे किस तरीके की लाइफ चाहिए। ऑनेस्टली प्रोफेशन के अंदर लाइफ इज समथिंग पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, कि मैं ऐसे जीना चाहता हूँ। interesting. आप आपकी बेटी होती है सेम मुझे
मुझे भी यही इशू आता है। जैसे मेरे हस्बैंड चाहते हैं आईआईटी करे, ठीक है आईआईटी करे, मुझे इशू नहीं है, बट मुझे कई बार लगता है ये एक लड़की है जो आगे इसको आगे बहुत सारा कुछ और लाइफ में देखना रहेगा। मुझे ऐसा उसका लाइफ नहीं चाहिए कि वो 9 घंटे जॉब करे और उसके बाद वो घर पे भी अपने आप को सिर्फ एक लाइफ में पूरा टाइम ये सिर्फ यही करती रहे कि मुझे ये भी करना, मुझे ये भी करना, मुझे ये भी करना, और बस एक भागती रहे लाइफ। वैसा लाइफ नहीं चाहिए। तो मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि लड़कियों के लिए क्या, मतलब लड़कियों को 9 आवर जॉब के बाद घर संभालना क्या बहुत मतलब होता है, नॉर्मल होता है, वो कर सकती हैं या नहीं? मैं मेरी मम्मी का बता सकता हूँ आपको। माई मदर इज़ अ लाइब्रेरियन। 9 आवर्स का 8 घंटे का तो उनका है, 1 घंटा ट्रैवल का मिला लो तो 9 घंटा हो जाता है। एंड सही सलामत मैं आपके सामने हूँ, बढ़िया पाला है, बढ़िया संस्कार दिए हैं, अच्छी एजुकेशन दी है। नहीं, वो अपनी लाइफ से कितना खुश है? उन्होंने अरे बहुत क्या, हाँ, बहुत खुश हैं उनकी। सो जस्ट इमेजिन मैंने आपको अपना फैमिली बैकग्राउंड बताया कि कम फ्रॉम दिस विलेज, और विलेज में किस तरीके। सो जब मैं पैदा हुआ था हमारे गांव में वो टॉयलेट भी नहीं था, मतलब उस टाइप का घर है, वो कच्चा घर नहीं होता मिट्टी का। फ्रॉम देयर दिस वुमन इज मैरिड टू दिस हाउस एंड शी कम्स टू गुड़गांव। तो कितना बड़ा ट्रांजिशन तो वहाँ रहा होगा। एंड शी वॉजंट वर्किंग देन। माई फादर, सो शी वॉज अ ग्रेजुएट, उनके पापा ने पढ़ा दिया था अच्छे। माई फादर वॉन्टेड हर टू स्टडी, सो शी स्टडीड एंड शी फाइनली गॉट अ जॉब। एंड एवर सिंस शी स्टार्टेड वर्किंग, मैं जो बन पाया हूँ वो इसलिए बन पाया हूँ बिकॉज शी वॉज एबल टू सी अ वर्ल्ड कि अच्छा ये चीज़ भी होती है, एंड देन शी कैन गेट दैट टू मी कि अच्छा ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, अच्छा ठीक है। मे बी अब तक अगर वो माइंडसेट से होती तो अब तक तो शादी भी करा देती हूँ मेरी, या शायद मेरे को ये भी नहीं करने देते कि डॉक्टर बन गई। जस्ट इमेजिन योर चाइल्ड हैज़ क्रैक्ड बेस्ट ऑफ द एग्जाम्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट इन इंडिया, एंड उसने MBBS के अंदर भी टॉप किया है, वो बहुत बढ़िया मेडिकल रिसर्च भी कर रहा है, प्रोफेसर्स का भी फेवरेट है, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट PG भी क्रैक कर लेगा बिकॉज उसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। एंड देन वन फाइन डे ही कम्स अप टू यू कि नहीं मुझे तो ये नहीं करना है, आगे नहीं करना है। क्या इतना ओपन वो इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि शी वॉज एबल टू सी वेराइटी ऑफ पीपल इन द सोसाइटी कि अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो बाहर जाने से दिमाग खुलता है, जितना ज़्यादा सामने जाके दिमाग खुलेगा घर में भी लोगों का उतना ज़्यादा उस पर इफेक्ट आता है। तो सबसे पहले तो आप इसको ऐसा देखना प्लीज़ बंद कीजिए कि आप कैसी लाइफ चाहते हो बच्चे के लिए। बच्चा फिगर आउट करेगा वो अपने आप। यू जस्ट हैव टू बी देयर विद द बच्चा कि तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट। सोसाइटी में हम देखते हैं, मैंने कई लड़कियों को देखा है, उनको अपने हस्बैंड के हिसाब से अपना जॉब चेंज करना पड़ता है क्योंकि हस्बैंड चेंज नहीं करेगा, वो जहाँ पर है वो वहीं रहेगा। तो आपको ही माइग्रेट करना होता है इधर से उधर, या फिर अपने प्रोफेशन के साथ भी आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है कि नहीं आप कंटिन्यू कर पा रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़की एक आप जब IIT करते हो आप बहुत डेडिकेशन के साथ आप अपना टाइम देते हो, और आफ्टर 10 ईयर्स आपको बोले कि नहीं अब तो ये कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, IIT से मुझे लग रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात कर रहे हो मोस्ट लाइकली, क्योंकि लोग वही करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से ज़्यादा रिमोट तो कोई चीज़ ही नहीं है आज की डेट में, आप कहीं भी बैठ के काम कर सकते हो। तो मुझे लगता है वो तो और ज़्यादा बेटर है अगर IIT में और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हो जाए, फिर तो लाइक ही इज़ एन इंजीनियर। यहाँ पे जो लोग सर के साथ काम करते हैं वर्ल्ड वाइड सर्विसेज दे रहे हैं, वर्ल्ड में हर जगह सर्विस दे रहे हैं, तो ये तो बेस्ट चीज़ है। मतलब मैं ये तो ये बोलूँगा। एक ही चीज़ मैं ऐड करूँगा इसमें, पर्सनल लाइफ उनकी पर्सनल चॉइस है, वेदर शी वांट्स टू मूव नॉट मूव जो भी है। बट अगर आप बहुत स्किल्ड ट्रेंड एजुकेटेड हैं तो आप यहाँ से सपोज करिए उनको बेंगलोर जाना पड़ रहा है या सैन फ्रांसिस्को जाना पड़ रहा है हस्बैंड के साथ, तो उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अगर वो IIT से हैं वर्सेस नथिंग अगेंस्ट JNU, बट लेट्स से उन्होंने JNU से BCom किया है वर्सेस IIT से इंजीनियरिंग करी है, तो 10 अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा उनके पास होंगी जब वो नई लोकेशन पे जाएंगे। हाँ, और लाइक प्रिंस सेड, जितना एक्सपोजर जने को मिलता है, आई हैव दिस वेरी फर्म बिलीव, कई लोग जोधपुर में बोलते हैं कि अगर जना बाहर पढ़ लिया तो जोधपुर नहीं लौटेगा। सामने बैठा है, ही हैज़ स्टडीड आउटसाइड बेस्ट कॉलेजेस से, वर्कड इन सिंगापुर फॉर अ लॉन्ग टाइम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट ही इज़ हियर। मैं भी आया हुआ हूँ, बहुत लोग हैं जो आ जाते हैं। इनफैक्ट ना जोधपुर में ऐसा कुछ भी नहीं है काउंसलिंग के लिए। हमने हमारी बड़ी डॉटर के लिए भी यही था प्रॉब्लम। यहाँ पे कोई भी ऐसा आप या तो आप अपने पहचान वालों को के साथ बैठा सकते हो बच्चे को, अदरवाइज आपको काउंसलिंग चाहिए, तो वो कहाँ जाए? सो काउंसलिंग पे तो बहुत टेक्निकल होगा, मेरे ख्याल से प्रिंस और मैं क्वालिफाइड नहीं है, बट एक चीज़ जो प्रिंस ने बोली बहुत ज़रूरी है, अगर उनको फील्ड पता चल जाए
कि भाई मेरे को इंजीनियरिंग में जाना है, जैसे एआई का आप शुरू में बोल रहे थे एआई में जाना है, या उनको मेडिकल रिलेटेड में जाना है, सो देयर आर पीपल इन द सिटी जो ये चीज़ जानते हैं। एटलीस्ट 3 लोग तो अभी मिलके, सॉरी मैं और लोगों को ज़्यादा जानता नहीं हूँ, 3 मेरे पर्सनल है, उतना आपको होना चाहिए डेफिनेट कि हाँ मुझे ये फील्ड ही लेना है। वो हमारे जब साथ तक एक वो बैठी डेफिनेट हैं, ना हो तब तक एक विधि बैठी है हमारे साथ यहाँ पे, शी इज़ एन एक्सपर्ट इन एआई, उन्होंने इंजीनियरिंग करी है एंड शी इज़ वर्किंग प्रीटी वेल इन एआई। और भी कई लोग हैं जो जोधपुर से कर चुके हैं एआई और हमारे साथ काम कर रहे हैं। सचिन की टीम में आई एम श्योर दे वुड बी इंजीनियर्स हु वुड बी एक्सपर्ट इन एआई एंड जोधपुर में हैं, तो आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप उनके साथ, जैसे प्रिंस ने बोला, थोड़ा टाइम बितवाइए, एंड दिस इज ओपन ऑफर फॉर एवरीवन। आई एम ड्रैगिंग सचिन विदाउट हिज परमिशन, बट 3 of us आर मोर देन हैप्पी अगर किसी स्टूडेंट को हमारे साथ हाफ एन आवर 1 hour बिताना है। इनफैक्ट लास्ट ईयर वी हैड दिस ईयर ओनली देयर वाज अ गाय फ्रॉम ब्राउन यूनिवर्सिटी, और वो इंडिया आया हुआ था और उसको 1 महीने की इंटर्नशिप करके देखना था रियल लाइफ। सो इनफैक्ट दिल्ली में देयर इज अ स्टूडेंट हु इज डूइंग हिज बीबीए, वांट्स सम रियल लाइफ एक्सपीरियंस, वो हमारे साथ काम कर रहा है। कुछ और लोग हैं, वो तो फुल टाइम जॉब ही है, बट अगर किसी को यूं ही 1-2 घंटे बिताने हैं तो मोर देन हैप्पी टू हैव देम ओवर एंड मेक देम अंडरस्टैंड हम क्या करते हैं। आई एम श्योर यू वुड आल्सो बी ओके। Thank you. नॉट अ प्रॉब्लम। ऑल्दो आई एम नॉट अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर नाउ, तो मेरी लाइफ एक डॉक्टर जैसी तो बिल्कुल नहीं है, बट आई कैन डेफिनेटली कनेक्ट यू टू अ डॉक्टर अगर आप मेरे डॉक्टर के एक्चुअली साथ ही जाते सर हैं। 2 बिटिया है, तो मेरा भी थोड़ा काफ़ी सिमिलर है, और मुझे लगता है मुझे किसी मिशन के लिए 2 बिटियाँ मिली। एक शेर याद आता मुझे कि दिल बहलाने का साज ना समझा जाए, मुझे इतना भी आसान ना समझा जाए। दिल बहलाने का साज ना समझा जाए, मुझे इतना भी आसान ना समझा जाए। मैं भी लड़कों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, मैं भी लड़कों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, उसे गद्दारी का ऐलान ना समझा जाए। अब तो बेटे भी हो जाते घर से रुखसत, अब तो बेटे भी हो जाते घर से रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान ना समझा जाए, ना समझा जाए, ना समझा जाए। तो मेरा सवाल ये था सर कि इतना अच्छा कि मुझे लगा रैप अप कर दिया आपने, बट प्लीज। तो वो मेरा माइक ड्रॉप मोमेंट था। एज ए मास्टर ट्रेंड मेरा जोन है वो। नहीं प्लीज। तो मैं, मेरी गुड़िया सर मुझे पहले तो कहती थी कि मेरे को सिविल सर्विसेज में, वो कई बार IAS देखती थी। मेरा एक दोस्त है शायद सरदार स्कूल में, आप जानते हो, मुक्तानंद अग्रवाल, ओके, वो बीच में थे, कलेक्टर थे, तो उनको देखती थी तो उसको आता था भी UPSC करके सिविल सर्विसेज क्रैक करेंगी। अभी थोड़े टाइम बाद, जैसा सर बता रहे, कुछ देखते तो बदलता है, आजू बाजू वाले को देख के एसोसिएशन बनता है तो उनका डिसीजन बदलता है। अभी बोल रहे हैं मेरे को MBA करना है, तो अपन बच्चे में ये कैसे पता करें कि उसके अंदर बिजनेस एक्यूमेन है कि नहीं है। रियली अंदर होगा तभी होगा। सर जैसा बता रहे हैं MBBS करके फिर वो स्टार्टअप की तरफ मूव कर गए, तो उसके अंदर वो कैसे चेक करें कि बिजनेस एक्यूमेन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। एक्चुअली एक्यूमेन तो किसी में भी, मैं चीज की क्षमता सब में ही होती है, सब में ही होती है। मतलब इट्स द लेवल ऑफ ट्रेनिंग। मतलब Yeah. टैलेंट इज ओवररेटेड। अगर आप टैलेंट बोल रहे हो ना कि ये तो इसमें टैलेंटेड है, ऐसे ऐसे मैंने टैलेंटेड लोग देखे हैं जो किसी काम के नहीं है। यू हैव टू बी परसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन्ड इन वन फील्ड, जो भी फील्ड आप चूज करो, एंड यू कैन अचीव इट। एंड आज की डेट में तो लोग ऐसे हैं विद हु स्विच करियर्स। मुझे 5 साल मार्केटिंग करनी है, मैं मार्केटिंग करूंगा, मुझे फिर 5 साल बाद कुछ और करना है, मुझे सेल्स में जाना है, मैं सेल्स में जाऊंगा। सो लाइफ इज नॉट लिमिटेड टू अ वन फील्ड। एंड जिस तरीके से तो AI आ रहा है, मुझे लग रहा है 5 साल 2 साल भी हो सकता है। 2 साल मार्केटिंग, 2 साल प्रोडक्ट डेवलपमेंट, 2 साल कुछ, 2 साल कुछ। तो इंस्टेड ऑफ मतलब दैट्स अ वेरी पर्सनल टेक, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कि कैसे एक ड्रीम पाथ मिल जाए जिस पे हम चलते रहें, लेट अस कम बैक एंड फोकस कि किसी भी पाथ पे कैसे चल पाएं। सो इसमें मैं व्हाट आई ऑल्सो ऐड इज, हमारे पेरेंटल जनरेशन में जनरली वो एक जॉब करते थे पूरी लाइफ, करियर नहीं, एक जॉब करते थे। हमारी जनरेशन में जॉब्स चेंज हुए, करियर लार्जली वही रहा। अभी जो हमारे बाद वाली जनरेशन आ रही है, ये करियर भी 15-15 साल में चेंज कर रहे हैं, जैसे 5 साल में चेंज कर रहे हैं। और मैं ये आपको बता सकता हूँ, जैसे AI आ रही है और जिस तरह से चीज़ें आ रही हैं, ये आपको बता रही हैं कि आपकी अगर डॉटर इज़ इन स्कूल, जो मैं समझ पा रहा हूँ आपके हाथ से, वो जब तक ग्रेजुएशन ख़त्म करेगी, जो जॉब वो लेगी, वो आज जो जॉब एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आई डिड माई फर्स्ट MBA इन 2002। जब मैं निकल रहा था तब गूगल आया था इंडिया में, तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई थी। मैंने जब अपना सेकेंड MBA किया, विच वॉज 2011 एंड 12, 10 साल बाद, जो सबसे बड़े कंपनीज थी जिनको फैंग बोलते हैं, उसमें गूगल को छोड़ के कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये अमेजोन थोड़ा बहुत था, बट फेसबुक, नेटफ्लिक्स ये थे ही नहीं। आप सोचिए, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी वो कंपनियां, सबसे बड़ी कंपनियां बन गई। अगर मैं इस साल फिर पढ़ने जाता, वैसे मैं जा नहीं रहा हूँ, बट अगर मैं फिर पढ़ने जाऊँ तो जो अब ज़्यादातर बड़ी चीज़ें हैं वो 10-15 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। OpenAI को ले लो,
3 साल में इतनी बड़ी कंपनी। बिल्कुल। मैं एक टाइम पे 2003 का बता रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट मैनेजर था पिडिलाइट में, जहाँ एमसील और फेविक्विक आता है। वो प्रोडक्ट मैनेजर टू आज का जो प्रोडक्ट मैनेजर होता है, डेफिनेशन ही बदल गई है। आज जो प्रोडक्ट मैनेजर है वो एक्चुअली टेक वाला इंसान है, जो टेक चीज़ समझ के उसको प्रोडक्ट पे कर पा रहा है। हमारे टाइम पे प्रोडक्ट मैनेजर होता था, वो बीकॉम भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, जो फिजिकल वे कप कैसे बन रहा है, कप की एमआरपी क्या होनी चाहिए, सफ़ेद होगा नीला होगा। सो जो रूल्स हम कर रहे हैं या आपकी बेटियां करेंगी, वो आज हम सोच भी नहीं सकते हैं। सो वैसे रूल्स निकलेंगे। सो व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ हैविंग बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन, ताकि वो थोड़ा ओपन हो, जितना डाइवर्सिटी उनको मिल सके। ये मैं जब जोधपुर में पढ़ रहा था और मेरे को किसी ने बोला था कि यार तुम जोधपुर से निकलो बाहर, और मैं निकलना नहीं चाहता था। हम ज़्यादातर जोधपुर वालों को जोधपुर नहीं छोड़ना होता है। ये सूर्या के कचौरी और मिर्ची बड़े मिल रहे हैं, मैं क्यों जाके कहीं और जाऊँ। तो मेरे को घर वालों ने ज़बरदस्ती निकलवाया कि जोधपुर का मैं एग्ज़ाम ही नहीं देने दूँगा। तो जब मैं जोधपुर से निकला है ना, आई रियलाइज्ड कि वर्ल्ड कैसे बदलती है। एक हॉस्टल में गया और वहाँ पे केरलाइट भी था और बंगाली भी था और महाराष्ट्रन भी था, और कैसे दुनिया अलग होती है। जैसे कि नॉनवेज रेस्टोरेंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं जोधपुर में, आप ये सोचते भी नहीं, क्योंकि आपको लगता है नॉर्मल रेस्टोरेंट वेजिटेरियन ही होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि खाओ आप क्या, बट आपको खाने का, कपड़े पहनने का, बहुत सारी चीज़ें आपको इंसान पहचानने का, एक इंसान पहचानने का। और एक चीज़ जो मैंने 2008 में करी थी, और ये मैं कई लोगों को भी बताता हूँ कि ज़रूर करो एज अ यंगस्टर। आई वॉज इन फ्रांस ऑल अलोन इन 2008 फॉर 10 days। पेरिस में था, फिर मैं इधर उधर घूमा था, और उस समय के 2008 में स्मार्टफोन्स भी नहीं थे। सो ऑल अलोन इन अ कंट्री जो लैंग्वेज में समझता नहीं हूँ, वो लोग मेरी लैंग्वेज नहीं समझते हैं, बट मैं नए लोगों से मिल रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और सेफली 10 दिन बाद लौट के आ रहा हूँ। तो एक नया इंसान वापस लौटता है। तो आप जितना ज़्यादा एक्सपोजर ले सकें, बेशक आप यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं जा रहे तो अहमदाबाद ही चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, या विच एवर सिटी, बट एक्सपोजर योर डॉटर्स शुड गेट, दैट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ जी, एक और तो क्वेश्चन। मेरा सर एक और था कि जैसे वो एमबीए करने की इच्छुक है, तो 10th के बाद इसको कौन सा सब्जेक्ट दिलाया जाए? क्या इच्छुक है? सॉरी, एमबीए करना MBA, चाहिए, हाँ जी। अभी 9th में है, तो उसको कौन सा सब्जेक्ट दिलाया जाए दैट विल बी कंट्रीब्यूट इन द एमबीए? कॉमर्स इज गुड इनफ। नहीं, आई वुड से लेट हर चूज और क्या करना है, बिकॉज MBBS के बाद भी आप MBA कर सकते हैं। आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, नरेश जलेला। ही इज हेड ऑफ, he was the head of strategy at HDFC Life. He is now one of the CXOs at ICICI Prudential. MBBS, MBA from IIM Bangalore, and then strategy अलग अलग जगहों पे, because MBBS भी आपका ब्रेन खोल रहा है अलग तरीके से। We have got engineers with MBA, we have a lot of BBA with MBA आजकल चलता है। So there is this course called IPMAT in the top IIMs now. Okay. जहाँ पे there is a combined program of 4 years. IPMAT. 5 years. 5 years. 5 years. BBA plus MBA. BBA plus MBA? Yes, yes. Directly you can enter IIM Ahmedabad Yeah. after your 12th. IIM इंदौर में है, IIM अहमदाबाद में नहीं है 5 year वाला। रोहतक में है, इंदौर में है। अहमदाबाद में नहीं है, इंदौर में ओल्डेस्ट है। रोहतक में है, इंदौर में है, और एक दो जगह पे है। लेगेसी वाले नहीं दे रहे, बट आई विल स्टिल से माय प्रेफरेंस इज समथिंग एल्स देन MBA इंस्टेड ऑफ BBA प्लस MBA, बिकॉज अदरवाइज आपको कुछ भी एक्सपर्टीज नहीं हो पा रही है। आप यू डिड कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सच एन इफ आई कैन आस्क? Electronics and communication. So even after I started my own business after 20 years in corporate, the first people whom I will interact or I will reach out for my business are my alumni, right? So for example, XIM Bhubaneswar, I did my MBA, and we have a group for entrepreneurs from XIMB. Yes. Who are like entrepreneurs who have done different kind of businesses. Some people are doing agricultural businesses, some people are into marketing, some are AI startups, different kind of businesses, and when we interact with them we have completely different kind of exposure, and it will be with you throughout your life. So whether it's AIMS or your MBA college is from Europe, the exposure and the alumni which will be there with you throughout your life. Absolutely. So that's why it's important to have that kind of college is very important from a networking point of view. Knowledge will be there, but knowledge you have to keep. See, you are a student throughout your life. You have, even every day I'm learning new things every day, and you have to learn. If you stop learning, then we won't be able to survive. So it's not about learning. Actually, college is not about learning. I believe it's about getting those connects and the networking. आई थिंक इट्स अबाउट मोटा मोटी 2 डिटर्मिनेंट्स हैं। अगर ये 2 डिटर्मिनेंट में आप बच्चे को डाल दो तो सक्सेस आ ही जाती है ले दे के। एक उसमें से है अ कम्युनिटी ऑफ डाइवर्स पीपल
मतलब किसी भी ऐसी टीम में आप उनको डाल दो जहाँ पे डाइवर्स लोग हैं, डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कलर, एग्रीकल्चर, ये जितनी भी चीज़ें हो सकती है, जितना डाइवर्स आसपास होगा उतना ज़्यादा उसका दिमाग खुलेगा, उतना ज़्यादा वो सोच पाएगा। सेकेंड इज़ हार्ड वर्किंग टीम्स। किसी भी ऐसी टीम में आप डाल दीजिए जो टीम हार्ड वर्किंग है, उसको वो हार्ड वर्किंग बना ही देगी। चाहे आप IIT को ले लो, सिमिलर कॉन्सेप्ट, एम्स को ले लो, इट्स अ सिमिलर कॉन्सेप्ट। जैसे आपने SN के लोग देखे होंगे, SN के जो डॉक्टर्स हैं, आप एम्स आइए, एम्स देखिए और SN देखिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस? आप सबसे बड़ा डिफरेंस आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे डाइवर्सिटी है। एम्स के अंदर वी हैव पीपल फ्रॉम अरुणाचल, वी हैव पीपल फ्रॉम केरला, वी हैव पीपल फ्रॉम कश्मीर, वी हैव पीपल फ्रॉम गुजरात। मतलब देश में जितने स्टेट्स हैं, आपको हर स्टेट का इंसान आपको जो एम्स जोधपुर के अंदर मिल जाएगा। एंड दैट इज़ नॉट द केस विद SN, क्योंकि ये स्टेट कॉलेज है, इसमें ज़्यादा स्टेट के लोग आते हैं। तो सिमिलर माइंडसेट, सिमिलर आइडियाज़ एंड सिमिलर ग्रोथ पैटर्न्स। हाँ जी, अखंड भारत, ऑल Absolutely. एग्जैक्टली। Absolutely. Yeah. Done. So we'll wrap it up here. But thank you, Prince, and thank you, everyone. Loads of questions. A lot of them will be edited and removed for multiple reasons. But thank you, everyone. And now the floor is open outside the camera.